नमस्कार। द टीचर्स शो के एपिसोड नंबर 24 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। महिलाओं के ज्ञाता हमारे सरकारी शिक्षक साथी शो में आपसे रूबरू हुए हैं। हमने कोशिश की है इस शो में उन शिक्षकों को लें जो सरकारी तो ही हैं, साथ में असरकारी भी हैं। ऐसे ही एक सरकारी और असरकारी टीचर शो एपिसोड नंबर 24 में, और जिनको आज हमने आमंत्रित किया अपने स्टूडियो में, अपने शो में, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनका नाम है श्री कल्याण सिंह रावत। आंदोलन के लिए अपनी एक विशिष्ट पहचान रखते हैं और हम सब ने उनसे बहुत सीखा है, बहुत जाना है, कोशिश की है उनके जो कार्य हैं उनको फॉलो करने की, लेकिन अभी हम बहुत पीछे हैं। और इस शो के माध्यम से और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश में जो लोग अब तक उनके काम को नहीं समझ पाए हैं वो भी समझें और स्कूल और छात्रों के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाएं। तो मैं स्वागत करता हूँ हमारे साथ आज के शो में रोज की तरह मौजूद हैं हमारे रोज के विशेष अतिथि श्री गिरीश चंद्र जोशी जी दिल्ली से, और साथ में मुकेश बगुड़ा जी ऋषिकेश से। तो आप सबका स्वागत है सर द टीचर शो में। रावत जी को प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम। अरे मत बोलिए, मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, आप मेरा नाम लेके बोलेंगे तो अच्छा। थैंक यू मेरा नाम मुकेश बगुड़ा। टीचर शो में आपका स्वागत है। मेरा भी नमस्कार स्वीकार करेंगे। आज बहुत खुशी है सर कि आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपने पूरे देश के शिक्षकों का की रही है। तो रावत सर अभी देहरादून में हैं और मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि आप बायोलॉजी से आपने एमएससी किया है और उसके बाद एमए इतिहास और राजनीति शास्त्र भी आप संस्थाओं में प्रोफेसर, और उसके बाद यूकोस्ट और सर्व शिक्षा अभियान में भी आप जिला संयोजक के रूप में कार्यरत रहे हैं। और जहां भी आपने काम किया अपने काम से अपनी एक अलग पहचान छोड़ी है, अपना एक अलग मुकाम बनाया है। और विशेष रूप से परंपरा रही है गौरा देवी से लेके चंडी प्रसाद भट्ट जी से लेके श्री बगुड़ा जी हमारे आदरणीय टेरी बात का, जिन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन चलाया। उसी क्रम में आपका भी नाम हम ले सकते हैं सर। जी आपके यहाँ नेट की प्रॉब्लम है क्या? रावत सर आप हाँ, जरा साउंड प्रॉब्लम आ रही है। हाँ, आपकी आवाज रुक के आ रही है। कोई जोशी सर आप शुरू कर सकते हैं बात को। अच्छा, आप चर्चा को आप आगे बढ़ा लें फिर। नहीं वो कर रहे हैं भट्ट जी। मैं ये कह रहा था कि मैं ये कह रहा था सर कि उत्तराखंड में चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, श्री बगुड़ा जी हैं, और उसके बाद गौरा देवी, उससे पहले उसी परंपरा में आपका नाम भी हम ले सकते हैं सर। आप क्या पर्यावरण को लेकर के? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं अभी सभी लोगों का, आदरणीय भट्ट जी हैं हमारे, आदरणीय बहुगुणा जी हैं, जोशी जी हैं, मैं आप सब लोगों का बहुत आभारी हूँ
कि आज इस फेसबुक के माध्यम से मैं अपने विद्वान साथियों के साथ जुड़ा हूँ और कुछ बातें करने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। और भटजी ने जिस तरह से मुझे ये आज मंच दिया और इसका एक अपनी बात रखने का एक अवसर दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और अभी आपने कहा था कि हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे पर्यावरणविद हुए हैं, आदरणीय सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, ये सब पद्मश्री पद्म भूषण वाले हैं, गौरा देवी जी हैं और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कि पर्यावरण में काम किया है, चाहे हमारे जगत सिंह जंगली जी हों या कई और लोग हैं, डॉक्टर अनिल जोशी जी हैं। तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारे लिए भी एक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं और इन्हीं के साथ हम लोगों ने थोड़ा अपने कदम से कदम बढ़ा करके कुछ पर्यावरण को संरक्षण करने की एक ABCD सीखी है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों के संज्ञान में ला दूं कि जब मैं गोपेश्वर में पढ़ता था और वहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था मैं, तो उसी समय चिपको आंदोलन का दौर भी चल रहा था। 1974 की बात है और मैं 72 में गोपेश्वर BSc में चले गया था। उसके बाद आदरणीय पद्म भूषण चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ रहने का मुझे मौका मिला। उनकी एक संस्था है वहाँ पर, दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल, और उनको बहुत निकट से देखने का भी मौका मिला, क्योंकि दसोली ग्राम स्वराज्य मंडल में वहाँ पर एकमात्र अध्ययन केंद्र हुआ करता था और हम सारे डिग्री कॉलेज के बच्चे वहाँ पर किताबें और अखबार पढ़ने जाते थे। उस वहाँ पर एकमात्र 2-3 हमारे लोकल अखबार आते थे और बाकी नेशनल अखबार आते थे। उसमें हिंदुस्तान, नवभारत टाइम्स, यही अखबार हुआ करते थे। बाकी आज के जैसे इस तरह के और अखबार नहीं हुआ करते थे। तो हम उन अखबारों को पढ़ने जाते थे और हमारा एक प्रकार से इन अखबारों के माध्यम से उन लोगों से संपर्क हुआ, आदरणीय भट्ट जी के साथ और उनके संस्था के साथ। और फिर हम लोगों ने उनके साथ एक जुड़ाव जैसा महसूस किया। हम शाम को जाकर के उनसे चर्चा करते थे। कुछ सर्वोदय विचारधारा के लोग थे, तो हम लोग उनसे थोड़ा सा बातचीत करते थे। और उसी समय हमारे साथ वहाँ पर एक मित्र थे हमारे, श्री सज्जनानंद भारती जी। वो उस समय वो भी हमारे साथ वहाँ पढ़ते थे। उसमें वो BA में थे, जिन्होंने कि अभी दूधातोली में पानी पर बड़ा काम किया है और एक नए गाढ़ गंगा को एक जन्म दिया है। उत्तराखंड के भगीरथ के नाम से जाने जाते हैं। तो ये लोग, हमारा एक समूह था वहाँ पर, तो हम इन चर्चाएं करते थे। तो वहीं से एक बार ये जब चिपको आंदोलन हुआ 1974 से जब शुरू हुआ और धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, तो चंडी प्रसाद भट्ट जी के साथ हम लोग चिपको आंदोलन में शरीक हुए थे। और 1976 में जब रेणी का जंगल कट रहा था और गौरा देवी जी के आह्वान पर हम लोग को उनका साथ देना था, तो आदरणीय भट्ट जी ने हमसे कहा कि भाई आपको जाना है वहाँ और आप लोग कुछ लड़के तैयार करो। मैंने कहा लड़के तो मैं तैयार कर दूंगा, लेकिन आप कहीं गाड़ी की व्यवस्था कीजिए। तो उन्होंने एक ट्रक की व्यवस्था कर दी थी और उसके बाद हम लोग जो है 150 बच्चों अपने साथियों को मैंने तैयार किया और उसके बाद हम लोग जो है वहां से और जोशीमठ गए। और जोशीमठ में इतनी तेज बारिश में वहां पर हमारे जो ब्लॉक प्रमुख थे और चिपको आंदोलन के एक बहुत बड़े सशक्त हस्ताक्षर थे, आदरणीय स्वर्गीय तो हो गए अब, गोविंद सिंह रावत जी, वो वहाँ के ब्लॉक प्रमुख भी हुआ करते थे। और तो उन्होंने हमारे वहाँ पर खाने होने की व्यवस्था की वगैरह किया। और उसके बाद इतनी ठंड पड़ रही थी, बारिश हो रही थी, वो बारिश में भीग भीग करके अपना एक चोंगा गले में रख करके बड़े बड़े आवाज से नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा बच्चों तुम अभी बैठे रहो, अभी तो आपसे जब काम होगा तो हम आपसे काम लेंगे। अभी रेणी से कोई आदमी आने वाले हैं मैसेज लेकर के, और वो क्या मैसेज लाते हैं उसके बाद हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे। उसके बाद जब वो आदमी आया ऊपर से, उसने कहा भाई वहां जाने की जरूरत नहीं है, वहां पर सारा काम हो चुका है। और अब सारे लोगों को वहां से महिलाओं ने, गौरा देवी के जो 25-26 महिलाएं जो गई थी वहां, उन्होंने उनको खदेड़ दिया है। अब वो जंगल से बाहर चले गए हैं, अब आप लोगों का जाना वहां उचित नहीं होगा। तो फिर हम लोग जोशीमठ आ गए। ये हमारा एक चिपको आंदोलन का पहला अनुभव था, जब हम लोगों ने वहां पर पढ़ते हुए, डिग्री कॉलेज में पढ़ते हुए और इस प्रकार के एक पर्यावरणीय आंदोलन में भाग लिया था। तो उसके बाद फिर ये एक मन में इस तरह की एक
बात आई कि हमें पर्यावरण से जुड़ना चाहिए, अपनी प्रकृति को बचाना चाहिए, और अगर हमारी प्रकृति नहीं रहेगी तो हम किस प्रकार से फिर आगे बढ़ पाएंगे। हमारी तो प्राकृतिक संपदा है और इस संपदा को बचाया जाना चाहिए, ये मन में रहा। और इस तरह से हम छोटे छोटे कार्यक्रमों में आदरणीय भट्ट जी के साथ वहाँ कैंप लगते थे, हम उनके साथ जाया करते थे और कुछ हमको सीखने को मिला। उसके बाद हमारे भाई सच्चिदानंद ने एक क्लब खोला, सैटरडे क्लब करके नाम से, और हम लोग सैटरडे के दिन क्योंकि उस दिन हमको थोड़ा मौका मिल जाता था, तो हम सारे जितने समूह के लोग थे, हम आसपास के गांव में, पपियाना गांव है, वहां पर 2-3 गांव और हैं, उन गांवों में जा करके हम स्वच्छता कार्यक्रम करते थे, गांव की सफाई करते थे, उन लोगों को जागरूक करते थे, पेड़ पौधों के बारे में बताते थे। ये हमारा एक सैटरडे क्लब भी हमने वहां पर स्थापित किया। इस तरह से मैं जब वहां पर पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था, बॉटनी का स्टूडेंट था मैं, तो ये एक प्रकार से ये पर्यावरणीय आंदोलन से जुड़ाव मेरा हुआ। और उसके बाद वहां पर एक पहला जो मैंने वहां पर एक पर्यावरण के लिए जो बड़ा काम किया वो था वन्य प्राणियों को बचाने के लिए। यानी हिमालय के जो वन्य प्राणी है, मैं देखता था कि रोज ऊपर हिमालय के बुग्यालों में आग लगी हुई है, वहाँ के जो कस्तूरी मृग हैं वो मारे जा रहे हैं, वहाँ जो आग लगती है उनमें वहाँ के जो बहुत दुर्लभ जानवर हैं वो खत्म हो रहे हैं। और वन विभाग अपनी तरफ से तो काम कर रहा है, लेकिन इससे ज्यादा जिम्मेदारी हमारी होती है। उसी दौरान ऑस्ट्रेलिया और बाहर के कुछ लोगों का एक समूह, वैज्ञानिकों का समूह आया और उन्होंने गोपेश्वर से ऊपर मंडल एक जगह है, वहां पर कस्तूरा मृग प्रजनन केंद्र खोला और उसके लिए बहुत बड़ा काम हो रहा था, वन विभाग उनके काम कर रहे थे। फिर दिमाग में हमारा ये आया कि इतने बाहर के लोग आकर के हमारे हिमालय में रिसर्च कर रहे हैं, हमारे हिमालय में काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हम लोग जो हैं आगे आए इसके लिए। तो ये मन में रहा और ये सारे मन में ये सब बातें इसी तरह से धीरे धीरे पनपती रही कि हम अपनी प्रकृति के लिए क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने वहां पर, उसमें लोग नहीं जानते थे कि एनजीओ क्या होता है, ये भी नहीं जानते थे कि संस्थाएं क्या होती हैं। हमने सबसे पहले वहां पर मैंने एक संस्था खोली और उसका नाम था हिमालय वन्यजीव संस्थान। यानी हिमालय के वन्य जीवों को बचाने के लिए मैंने पहली एक संस्था खोली थी। और उसमें मेरे जो मित्र थे, एक जगदीश चंद्र तिवारी थे, डॉक्टर रावत जी थे और कई हमारे साथी थे वहां पर। इनको मिला करके हमने एक प्रस्ताव बनाया कि हम यहाँ एक वन्य प्राणियों को बचाने के लिए एक संस्था खोलना चाहते हैं। वहीं सर्वोदय में आदरणीय भट्ट जी के संरक्षण में हमने ये संस्था का गठन किया और भट्ट जी ने कहा नहीं, इस कार्यक्रम को करने के लिए अध्यक्ष आपको ही बनना पड़ेगा, और मुझे अध्यक्ष बना दिया गया उसका। और हमारे जगदीश चंद्र तिवारी जी आज इस पृथ्वी पर नहीं है, लेकिन उनको बड़े जुझारू आदमी थे, वो हमारे सचिव बने थे। उसके बाद हमने सबसे पहला काम जो हिमालय वन्यजीव संस्था बनी उसको रजिस्टर्ड किया। और उसके बाद आपको पता होगा कि गोपेश्वर के ऊपर रुद्रनाथ है, बहुत बड़ा बुग्याल है और बहुत बड़ा फ्लोरा और फौना के मामले में बहुत रिच है। लेकिन हमारे नीचे वाले इलाके से, यानी भाबर से और नीचे इलाकों से जो गुजर होते थे, ये अपने जानवरों को लेकर के ऊपर आते थे और वहां जानवरों को चुगाते थे। जड़ी बूटियों का बड़ा शोषण होता था, जड़ी बूटियों का भी वो तस्करी करते थे। इस प्रकार से उन बुग्यालों का विनाश हो रहा था। हमने रुद्रनाथ में जा करके वहां पर हड़ताल की और 7 दिन तक वहां पर प्रदर्शन किए रुद्रनाथ में जा करके। आदरणीय भट्ट जी हमारे साथ आए और उसके बाद उस पर मजिस्ट्रियल जांच बैठी थी और उसके बाद ये हुआ कि आज अब यहाँ कोई भी गुजर नहीं आएगा। ये हमारी पहली उपलब्धि थी कि हमने रुद्रनाथ को गुजरों से मुक्त कर दिया था, ताकि यहाँ की वन संपदा, यहाँ की जो जड़ी बूटियां हैं, ये जिंदा रह सकें। तो इस प्रकार से ये हमारा पहला प्रयास रहा प्रकृति को बचाने के लिए। और हिमालय वन्यजीव संस्थान को लगा करके हमने एक नई पहल की। और उसके बाद सारे जो हमारे स्कूल के जो छात्र हमारे साथ जुड़े हुए थे, उसके बाद ये सारे डॉक्टर जगमोहन रावत जी उसके टीरी के डायरेक्टर बने, हमारे महेंद्र कुमार साहब हमारे आर्क के डायरेक्टर बने, और बहुत सारे लोग हैं। उन्होंने सारे जितने लोग हमसे जुड़े थे वो लगभग ऐसे पदों पर गए जो कि लगभग पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए काम थे। तो ये सारा काम आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये पैन इंडिया शो है, पैन इंडिया शो है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक देख रहे हैं, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक भी देख रहे हैं। बुग्याल शब्द हम तो समझ में आता, उत्तराखंडी हमें समझ में आ जाएगा, लेकिन बुग्याल शब्द क्या है ताकि और टीचर समझ पाए। अच्छा, जी। हाँ, बुग्याल एक ऐसी हमारी अगर भौगोलिक हम देखें कि जब हम
धीरे धीरे हिमालय की तरफ जाते हैं तो एक ऐसी स्थिति आती है जहां पर से पेड़ों की जो एक स्थिति है वो खत्म हो जाती है। यानी जैसे नीचे से हम जाते हैं बड़े बड़े चीड़ के जंगल दिखाई देते हैं, और ऊपर जाते हैं तो बांस बुरांस के घने जंगल हमको मिलते हैं, उससे और ऊपर जाते हैं तो कैल और फर के जंगल हमें मिलते हैं। फिर उससे और हाइट पर अगर लगभग 3500 मीटर की ऊंचाई तक अगर हम चले जाएं तो वहां पर से वृक्ष रेखा समाप्त हो जाती है। यानी एक ऐसी काल्पनिक रेखा हमको मान लेते हैं जहां से पेड़ ऊपर नहीं होते हैं, और उसके बाद घास के मैदान होते हैं, और वो घास के मैदान ऊपर जा करके लगभग जहां तक बर्फ रहती है उसको हम स्नो लाइन कहते हैं। स्नो लाइन और ट्री लाइन के बीच में बड़े बड़े बुग्याल होते हैं, घास के मैदान होते हैं। उनको हमारे पहाड़ में उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बुगी नाम की घास होती है, और बुग नाम की घास से इसका नाम बुग्याल पड़ा है। हमारे चाहे कुमाऊं में जाएं चाहे गढ़वाल में जाएं, हम इनको बुग्याल कहते हैं। अगर आप हिमाचल में जाएंगे तो हिमाचल में इनको गद्दी कहा जाता है, और अगर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहां इनको मर्ग कहा जाता है। जैसे गुलमर्ग है, ये मर्ग कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये हाई एल्टीट्यूड में जो हमारे घास के मैदान होते हैं, ये जैव विविधता के रूप में यानी बायोडाइवर्सिटी के रूप में बड़े रिच होते हैं। यानी सबसे बहुमूल्य जड़ी बूटियां इन बुग्यालों में होती हैं, और बहुत प्रकार के फूल, नाना प्रकार के फूल और सारे मेडिसिनल प्लांट वैल्यू के पेड़ पौधे यहाँ होते हैं। इनको बुग्याल कहा जाता है। तो हमारे उत्तराखंड इस मामले में, बुग्यालों के मामले में बहुत रिच है। अगर हम एक उत्तर का वहाँ पिथौरागढ़ से अगर लें तो खलिया टॉप से लेकर के आप देखिए, और चमोली में आ जाए राजा बुग्याल, नवाली बुग्याल, आली बुग्याल, बैदनी बुग्याल, उसके बाद और आगे बढ़ेंगे गुरसों बुग्याल, कुंवारी बुग्याल, उसके ऊपर बंसी नारायण बुग्याल, फिर और उसके ऊपर चलेंगे मनपाई बुग्याल, रुद्रनाथ बुग्याल, जो मैं भी बात रुद्रनाथ की जो बात कर रहा था, यही रुद्रनाथ बुग्याल। इसके बाद आप पंवाली कांठा बुग्याल, पुष्कल्याणी बुग्याल, उसके बाद आगे चलाएंगे तो हिमाचल के बॉर्डर पर हर की दून बुग्याल। लगभग हमारे पास 200 बुग्याल हैं, छोटे बड़े लगा करके। अगर बड़े बुग्यालों की हम बात करें तो ये 58 करीब हमारे पास बुग्याल है। ये इनको बुग्याल कहते हैं, और इनमें इतनी बहुमूल्य जड़ी बूटियां होती हैं। हाँ सर, हाँ आप कुछ बोल रहे हैं? मैं एक जो आपने जो वन्य जीवन संरक्षण की बात की और पर्यावरण संरक्षण की जो बात की, तो उस संदर्भ में जो आपने कांचला खरकिर मंडल की बात की, तो मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई। तो उससे जुड़ा हुआ एक सवाल भी है आपसे कि जब हम पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं या वन्य जीवन संरक्षण की बात करते हैं, तो जो वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है या वैज्ञानिक जो अप्रोच है, वो लोक जीवन से, स्थानीयता से मैच नहीं करती है, तालमेल नहीं खाती है। क्योंकि उदाहरण के लिए जैसे वही जो कांचला खर्क में जो मोनाल का जो इन्होंने सेंचुरी बनाई थी, तो मुझे याद है कि जब वो सेंचुरी बनी थी तो 57 मोनाल वहां पे हुआ करते थे। बड़ा वैज्ञानिकों का बड़ा दल था वहां पे, और होते होते 18 साल के बाद में जब मैं मेरे ख्याल 2009 में गया था, तो अंतिम मोनाल भी नष्ट पर गया था। सॉरी, कस्तूरी मृग। तो 14-15 साल की रिसर्च में वो 57 कस्तूरी मृग नष्ट हो गए। अब बाद में उसको मोनाल रिसर्च सेंटर में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो आपको नहीं लगता कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो स्थानीय, जब तक स्थानीयता मौजूद थी, स्थानीय संदर्भ मौजूद थे, लोक जनजीवन मौजूद था, ये जनजीवन भी, ये फॉरेस्ट भी बचा हुआ था और वन्य जीवन भी बचा हुआ था। लेकिन जब ये वैज्ञानिक जो जमीन से जुड़े हुए नहीं है, ये आए तो वहाँ पे एक भी किस्म में 57 में से एक नहीं बचा, जहाँ तक मेरी जानकारी है। जी। तो कांचला खर्क में सर असल में ये हुआ कि हमारी जो योजनाएं रही, हमने उनके लिए जो टेम्परेचर होता है, जो हाइट होती है, उसके हिसाब से हमने उसका चयन नहीं किया वहां पर। और वो बिल्कुल नीचे वाला हिस्सा था जो कांचला खर्क की आप बात कर रहे हैं, ये तुंगनाथ से काफी नीचे था, तो वो उनके लिए इन्वायरमेंट सही नहीं मिला वहां पर, इसलिए वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाए। और यही हुआ कि वो योजना फेल हो गई। उसके बाद वहां पर हम उनकी संख्या बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बढ़ नहीं पाई, बल्कि घट गई, और आज वो एक प्रकार से वहां पर आज कुछ नहीं है, वो योजना समाप्त हो गई। तो यही हम कहते हैं कि हमारी जब योजनाएं बनती हैं
हम उनको दूरदृष्टि दे करके नहीं बनाते हैं, इन्वायरमेंट को लेकर के नहीं बनाते हैं, और इसका खामियाजा हमको फिर बाद में भुगतना पड़ता है कि लाखों रुपया खर्च करने के बाद फिर हम उसको कुछ भी हासिल नहीं कर पाते हैं। ये आपने जो बात कही काउंसलर खर की, इसके साथ यही हुआ सर जी। आगे की जर्नी बताइए सर। आगे की, और आप थोड़ा ये भी बताएंगे कि आपने मैती आंदोलन, क्योंकि बहुत सारे लोग उत्तराखंड के नहीं है यहाँ पे जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो ये मैती शब्द आपके दिमाग में क्यों आया, इसके बारे में भी थोड़ा लोगों को बताइए, क्योंकि राजस्थान के, गुजरात के, कश्मीर के, बंगाल के लोग भी हमको देख रहे हैं, तो इसको भी थोड़ा विस्तार में बताइएगा। मैती शब्द से स्थानीय क्या है, लोगों का इससे क्या लगाव है, उसको भी बताइएगा जरा। मैती भाषा आंदोलन के बारे में आपको बताता हूँ सर। मैं तो एक अध्यापक था सर। हाँ, और सबसे पहली मेरी जो पोस्टिंग हुई थी 79 में, मैं पौड़ी के एक बहुत दूरस्थ इलाके में चौरी खाल में चले गया था, राजकीय हाई स्कूल चौरी खाल, और वहाँ मेरी पहली पोस्टिंग जीव विज्ञान के LT में मेरी अपॉइंटमेंट हुआ था। फिर वहाँ सर, क्योंकि मैं आपको यही बता रहा था कि जो हम शिक्षा की बात करते हैं, तो ये हम लोग, एक तो शिक्षा अलग चीज होती है कि हम केवल किताबों को पढ़ते थे, शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन उसके बाद आदमी बहुत कुछ जो सीखता है वो प्रकृति से सीखता है, इन्वायरमेंट से सीखता है, और जो उसके साथ जो समाज मिलता है उसको, उस समाज से वो सीखता है और उससे प्रेरणा लेता है। ये बहुत बड़ी बात है, और इसी चीज ने मुझे भी प्रभावित किया कि मेरा एक तो विषय भी बॉटनी रहा, और उसके साथ मेरा जो स्कूली जो लगाव था वो ज्यादातर पहले दौर में मुझे वहां पर आंदोलन से काफी सीख मिली, और वन्य प्राणियों को बचाने का मैंने एक अलग से उससे उनको सीखने का काम किया। तो यही बात हुई जब मैं चौरी खाल गया, तो वहां भी मैंने ये दिमाग में रखा कि पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ मैं इस क्षेत्र के पर्यावरण के लिए भी काम करूंगा, इसको बचाने का काम करूंगा। उस क्षेत्र में मैंने देखा कि लोग जंगल काटते थे, और वो पेड़ काट करके ले जाते थे, और उसके बाद वो उस पर घास बांधने के लिए एक पेड़ काट करके, और उसके बाद इतने 4-5 गांवों का एक ही जंगल। तो फिर वहां एक प्रयास किया मैंने, उन जंगलों को काटने के लिए वहां पर आंदोलन किया, लड़कों को साथ लेकर के मैंने गांव-गांव में गया, उनसे कहा कि ये पेड़ मत काटिए, ये पेड़ कल आपकी धरोहर है, इसमें हवा मिलेगी, पानी मिलेगा, आप ऐसे काट देंगे। फिर मैंने क्या किया साहब, उसके गदेरा था, उस गदेरे के आसपास जो गांव थे वहां यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए मैंने, ताकि मैंने कहा यूकेलिप्टस जल्दी खड़ा हो जाएगा और वो जल्दी 2-4 साल में घास बांधने लायक हो जाएगा, तब ये लोग इस पेड़ को, इधर पेड़ नहीं काटेंगे, जब इनके लिए पेड़ अवेलेबल रहेगा तो इन पेड़ों पर घास बांध देंगे। और वो मेरी योजना सफल भी हुई, और कई गांवों ने इसी प्रकार से अपने बड़े बड़े पेड़ जब यूकेलिप्टस के हुए तो उसको अपने घास बांधना शुरू किया। एक सफल अभियान ये भी रहा। फिर वहां पर चौरी खाल में मैंने, वहां पर बहुत बड़ी बलि प्रथा थी, लगभग 200-250 जानवर वहां पर मारे जाते थे, और उनको बचाने के लिए मैंने एक अभियान छेड़ा और गांव-गांव में जाकर लोगों को जागृत किया कि इस प्रकार का आप क्यों पशुओं के साथ वो करते हैं। और मेरा ये रहा कि क्योंकि मैं वहां पर बच्चों में काफी लोकप्रिय रहा और बच्चों ने मेरा साथ दिया, गांव वालों ने साथ दिया, तो मैं 200-250 जो जानवर वहां पर मारे जाते थे उनकी संख्या मैं 40 तक ले आया था। लेकिन तभी मेरा ट्रांसफर राजकीय इंटर कॉलेज राजगढ़ी हो गया, तो मैं राजगढ़ी चले गया। फिर राजगढ़ी जाकर के भी मैंने वहां के वनों को बचाने के लिए, वहां बड़े खूबसूरत जंगल है राजगढ़ी की तरफ, ब्याली का जंगल एशिया का माना हुआ देवदार का जंगल है, और वहां लोग ज्यादातर देवदार के पेड़ों को काट करके ले जाते थे और विकास नगर और वहां बेचते थे। लोगों ने कहा गुरुजी तुम यहाँ पर्यावरण की बात करोगे तो लोग तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये तो लोग पेड़ काट करके बेचने वाले हैं। तो वहां फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अपना इलाका है, इनको पहले जागृत करेंगे। फिर वहां पर मैंने सारे स्कूल स्तर की सबसे बड़ी पौधशाला तैयार की थी, और वो लगभग 45,000 पौध मैंने अपने स्कूल की नर्सरी में तैयार किए थे। और उन 45,000 पौधों को मैंने आसपास के गांव में, 40 गांव के बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ते थे राजगढ़ी में, उन बच्चों को दे करके उनके गांव में लगाया। आज अगर आप दखाट गांव है वहीं पर, वहां जाएंगे, इतना सुंदर जंगल उन लोगों ने बना रखा है, उसका प्रबंधन कर रखा है, आप कभी देखिए, बहुत खूबसूरत। तो वहां पर कई जो लोग थे मेरे साथ, वहां पर मेरे मित्र थे, भरत सिंह था, असवाल जी थे, बहुत सारे, उन लोगों ने बड़ा साथ दिया इस काम के लिए। तो इस तरह से सर मैं ये बहुत बड़ी लंबी कहानी मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं मैती पर आ रहा हूँ। आपने मैती पर ये प्रश्न पूछा था, तो मैती की जो मैं बात कर रहा हूँ कि मैती किस प्रकार से शुरू हुआ और उसका भाव क्या था।
आप कुछ पूछ रहे हैं सर भट्ट जी? भट्ट जी आप कुछ पूछ रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि आपने इतने प्रयास किए, क्या कभी वन माफिया और जंगल के जो लकड़ी के चोर हैं, ठेकेदार हैं, वो आपसे आपके पीछे नहीं लगे? आपकी दुश्मनी उनसे नहीं हुई कभी? बहुत बार। आवाज नहीं आ रही आपकी जी। मैं आप इनके सवाल को दोहरा देता हूँ। इनका कहना है कि आपने पर्यावरण संरक्षण के लिए काम किया या जनजीवन संरक्षण के लिए काम किया, तो जो लकड़ी माफिया था या जो कार माफिया था, कभी आपसे इनकी कोई अदावत तो नहीं, इन्होंने आपको परेशान तो नहीं किया, कोई आपको अड़चन तो नहीं डाली? इस बारे में पूछ रहे हैं आपसे। नहीं ऐसे नहीं सर, ऐसा था मैं अब आप जब मैंने हिमालय वन्य जीव संस्थान खोला था साहब ने, तो वन्य प्राणियों को बचाने के लिए मैं ऊपर ऐसे हिमालय में गया जहां तस्कर रहते थे और गोलियां लेकर के चलते थे और कस्तूरी मृगों को मारते थे। आपका ये हमारा बधान वाला क्षेत्र है सर, अगर आप जाएंगे तो देवाल से ऊपर और वहां से ग्वाड़ और मंदोली के ऊपर बैदनी भुजाल है। मैं कई बार अपने स्कूल के बच्चों को लेकर के मैंने कैंप लगाए। ऐसी राजगढ़ी के ऊपर आपका जो सरनौल बडियार और ऊपर वाले गांव हैं सब, मैंने वहां पर जाकर के जब बर्फ पड़ती थी मैंने वहां कैंप लगाया। तो मुझे पता था कि ये इतने खतरनाक लोग होते हैं, अगर इनके बीच में हम जाएंगे तो ये हमें उड़ा देंगे, क्योंकि उन तस्करों से कोई जीत नहीं पाया आज तक। लेकिन ऐसे सौभाग्य रहा था कि कभी हमें इन तस्करों से हमारा वो नहीं मिला। और मैं अपने आप जीते हैं, आप जीते हैं और आपके नेतृत्व में जनता जीती है। जी 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 जी। तो मैं मैती की बात कर रहा था साहब, आपने मैती की बात पूछी, तो मैती आंदोलन सब ग्वालदम से शुरू हुआ था, 95 में शुरू हुआ था। और ये मेरा इस तरह से एक कई अभिनय प्रयोगों के बाद ये बड़ा सफल अभिनय प्रयोग रहा कि जब वहां पर ग्वालदम में मैं लेक्चरर के पद पर आया वहां पर, तो मैंने ग्वालदम में वहां पर की जमीन जो खाली पड़ी थी वहां पर मैंने पहले आकर के अपने स्कूल के आसपास मैंने नर्सरियां तैयार की सर। और मैंने वहां पर कम से कम 10,000 ये अपने देवदार के पौध तैयार किए। फिर उसी प्रकार से वहां पर सिट्रस जाति के फलदार पेड़ भी मैंने वहां पर तैयार किए। वहां पर मैंने 5-6 वन बनाए, जो कि गौरा देवी के नाम से, इंदिरा जी के नाम से, नेहरू जी के नाम से, इस तरह से मैंने वहां पर छोटे छोटे वन बनाया, लड़कों को सौंपे, ये तुम्हें बचाना है, इसको तुम्हें बचाना है। और वहां पर मैंने सबसे पहले जो छतों से जो पानी गिरता था उस पानी को एक इकट्ठा करके एक टैंक बनाया, और एक जो वो वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मैंने पहले वहां पर एक सफल प्रयोग किया। उस पानी से मैंने तब जाकर के वहां पर नर्सरी तैयार की। तो ये सब कुछ था साहब। लेकिन मुझे सबसे बड़ी पीड़ा रही कि जब लोग जगह जगह पेड़ लगाते थे और पेड़ लगाने के बाद दूसरे साल वहां पर कुछ भी नहीं दिखाई देता था, ये सबसे बड़ी विडंबना थी। और मैंने जब चौरीखाल में भी रहा, मेरे सामने 2 बार वहां पर वृक्षारोपण हुआ, वन विभाग ने किया, लेकिन उसके बाद भी हम वहां पर एक पेड़ भी पैदा नहीं हो पाया, अगले सरवाइव नहीं कर पाया। और बाद में गांव वालों ने वहां के चारों तरफ की पत्थरों को निकाल करके उस जगह को ही खत्म कर दिया। ये पीड़ा थी। मैंने कहा अगर इस प्रकार का वृक्षारोपण सब जगह हो रहा होगा तो हम कैसे कर सकते हैं कि हम इस पहाड़ को बचा रहे हैं, हिमालय को बचा रहे हैं, नदियों को बचा रहे हैं। ये तो सारे एक प्रकार से छल किया हुआ वृक्षारोपण है और ये हम धरती के साथ अन्याय कर रहे हैं। बस यही एक पीड़ा थी। और मुझे लगा कि हम किस प्रकार से वास्तविक रूप से वृक्षारोपण कर सकते हैं कि हम 10-100 पेड़ लगाने की बात न करें, हम 1000 पेड़ लगाने की बात न करें, हम केवल एक पेड़ लगाएं और एक पेड़ को जिंदा रखकर दिखाएं। तो मैंने कहा एक सबसे बड़ी उपलब्धि हो सकती है। और यही बात मन में रही सर। और इसके बाद मैंने ये किया कि मैं कैसे इस पेड़ को बचा पाऊंगा और इसमें कौन सी शक्ति है जो इस पेड़ को वास्तव में रूप में कोई इसको पोषित कर सकेगा। फिर दिमाग में आया उसी समय, आप जानते हैं कि ग्वालदम में उधर से एक नंदा देवी राजजात जाती है, हर साल बैदनी तक नंदा देवी की डोली जाती है और बहुत सारे लोग उस डोली को विदा करने जाते हैं। गांव गांव से जब वो डोली जाती है तो महिलाएं जो हैं उस नंदा को अपनी ध्यान अपनी बेटी को की तरह उसे विदा करते हैं, आंसू निकालते हैं और उसके बाद उस देवी को विदा करते हैं। पूरे उनके खेतों में जितने प्रकार के अनाज होते हैं, भादों के महीने में सारे 12 प्रकार के अनाज हो जाते हैं, उनको लेकर के देवी को चढ़ाते हैं और देवी को विदा करते हैं। बस यहीं से एक भाव पैदा हुआ कि मेरे उत्तराखंड में माँ और बेटी का जो रिश्ता है ये बहुत अनुपम है, बहुत मधुर है। एक माँ के साथ बेटी हर जगह खड़ी रहती है, जंगल से लेकर, खेत से लेकर, खलिहान से लेकर, चूल्हे से लेकर, और जहां भी बेटी माँ जाएगी बेटी साथ चलती है।
और इवन जब बच्चे लड़की अपने स्कूल में भी रहती है तो उसे एक चिंता सताई रहती है कि मेरी माँ घर में अब क्या कर रही होगी, वो घास लाई होगी कि नहीं लाई होगी। ये जो माँ और बेटी का जो रिश्ता है, जो प्यार है, बस इसी को मैंने एक पेड़ से जोड़ा सर। और मैंने कहा ये पेड़ जो है, ये अगर इसको कोई नहीं बचाएगा, अगर कोई बेटी जब विदा होगी अपनी शादी की यादगार में एक पेड़ लगाएगी और अपने दूल्हे के साथ एक पेड़ लगा करके जाएगी, एक तो ये पेड़ उनकी शादी की यादगार रहेगा, यानी वो पेड़ जब बड़ा होगा फल लगेंगे तो उनकी एक यादगार बनेगी। इससे बड़ी यादगार और क्या हो सकती है। और एक पेड़ जब लगा करके चली जाएगी बेटी अपने दूल्हे के साथ, तो उस पेड़ को अगर कोई नहीं बचाएगा, माँ जरूर बचाएगी। माँ अपनी बेटी के पेड़ को कभी सूखने नहीं देगी, उसे जिंदा रखेगी। पिताजी बचाएंगे कि मेरी बेटी का पेड़ है, भाई बचाएगा कि मेरी बहन का पेड़ है, वो पेड़ जिंदा रहेगा। अगर वो मर भी गया तो फिर भी माँ उसकी जगह पर दूसरा पेड़ लगाएगी, ताकि उसको ये चिंता है कि कल मेरी बेटी लौट के आएगी, जरूर पूछेगी कि माँ मेरा पेड़ कितना बड़ा हुआ। तो माँ क्या दिखाएगी, ये भाव था। और इस भाव से मैंने कहा कि अगर शादी में एक पेड़ लगता जाएगा तो एक पेड़ तो जिंदा रहेगा ही रहेगा। और ये वास्तव में ये बिल्कुल हकीकत में बदला सर, कि एक हम बहुत सारी चीजें अपनी जिंदगी में अपने लोगों को, मित्रों को उपहार में देते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी के जो हमारे संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में जो सबसे मधुर संस्कार है, जिसमें हम अपनी एक नई जिंदगी जी रहे होते हैं, उसकी यादगार में हमने क्या लगाया, वो ये है कि यादगार एक पेड़ हो सकता है। और हमारे वेदों में लिखा गया है कि जब पेड़ के बराबर और कुछ है नहीं, 10 पुत्रों के समान होता है। और आप देखिए साहब, जब शादी होती है उसके बाद हर किसी की एक तमन्ना होती है कि हमारा बच्चा हो, या लड़का हो या लड़की हो, हर कोई चाहता है कि हमारा बच्चा हो। अब देखिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के, जब बच्चा भी पेट में है, लेकिन तब तक क्या होता है, माँ जी के, पिताजी के बड़े ख्वाब होते हैं। पिताजी भी सोचता है कि अगर मेरा बच्चा होगा, उसको मैं इस स्कूल में पढ़ाऊंगा, उसके लिए एक गाड़ी खरीदूंगा, उसके लिए मैं ये करूंगा, एक अपने स्वप्न होते हैं, देखता है। माँ भी देखती है कि बच्चा पैदा होगा तो उसके लिए कपड़े उपड़े बना करके सब रखती है। ये एक स्वार्थ ही समझ लीजिए, चाहे कुछ समझ लीजिए, कि आने वाले के लिए एक मेहमान हम गिफ्ट लेकर के तैयार हैं, सपनों का गिफ्ट है वो। लेकिन जब बच्चा पैदा होता है सर, तो बच्चा पैदा होकर के कभी नहीं पूछेगा अपनी माँ से कि माँ तुमने मेरे लिए कैसे कपड़े बनाए। कभी वो बच्चा ये नहीं पूछेगा पिताजी तुमने मेरे लिए कितने रुपए, मेरे लिए पैसा जमा किए हैं, या मेरे लिए क्या क्या सपने सजाए हैं, कभी नहीं पूछेगा। उस बच्चे की सबसे पहली आवश्यकता उस समय उसके फेफड़ों के लिए ऑक्सीजन की होगी। कितने माँ बाप हैं सर जिसने अपने बच्चों के लिए पहली आवश्यकता ऑक्सीजन की व्यवस्था की। शादी पर लगाया गया पेड़ आने वाले बच्चे के लिए ऑक्सीजन की व्यवस्था एक उपहार है, अद्वितीय उपहार है, जो एक माँ बाप को अपने बच्चे को देना चाहिए। वो उपहार हम शादी पे लगाए गए पेड़ के द्वारा दे रहे हैं। बस इसका भाव ये है सर। हम इसको वैज्ञानिक ढंग से भी देखें, चाहे किसी रूप से देखें, ये मैंने इसमें, आज तो हम हर कई उस पे पेड़ लगा रहे हैं, लेकिन मैंने शादी पर लगाने का जो एक मन बनाया, इसके पीछे यही भाव थे। और दूसरा ये कि शादी की जब यादगार पे जब पेड़ लग जाएंगे सर, और बेटी चली गई, कुछ समय के बाद उसका बच्चा हो गया, जब वो लौट के आएंगे तब तो वो अमरूद का पेड़ बड़ा हो गया, उसको फल लगे हैं, तो नानी जरूर कहेगी बेटो इधर आओ, तुम्हारी माँ बाप की शादी का पेड़ है, उसको फल लगे हैं, जाओ तोड़ के लाओ। उन बच्चों को कितनी खुशी होगी, उन बच्चों को कितनी खुशी होगी कि हम अपने माँ बाप की शादी के पेड़ के फल खा रहे हैं। एक प्रेरणा उनके अंदर जागेगी कि जब हमारी भी शादी होगी हम एक पेड़ लगाएंगे, और ये परंपरा हमारे आगे बढ़ेगी। एक ऐसी परंपरा है जो आगे बढ़ते जाएगी और हमें सुकून देगी। आवाज कट रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही सर? मेरे पास आ रही है, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे ये लगा, आप किनसे कह रहे हैं, बोलिए। आवाज कम आ रही होगी। कल्याण जी, आपको मेरी आवाज आ रही? आप, मेरे को स्पष्ट आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। मेरे को आपका आख्यान, जितना भी इंटरेक्शन आपसे हुआ, इसको सुन के एक विचार आया कि हम दिल्ली में, या अब एक फैशन सा बन गया है कि जब शादी होती है और शादी का रिसेप्शन होता है, रिसेप्शन में वर वधू को हम फ्लावर का बुके देते हैं। तो मुझे तो ये लगा कि अब आज से प्रण करता हूँ कि किसी को कोई बुके नहीं दूंगा, उनको चाहे 100 रुपए 200 रुपए के बीज
एक रैपर में अच्छी तरह पैक करके वर वधू को देने चाहिए कि लो भैया, ये हम आपके लिए सेंट नहीं लाए, क्रॉकरी नहीं लाए, घड़ी नहीं लाए, कोई उपहार नहीं लाए, ये बीज लाए हैं। इन बीजों को आप चाहे फेंक दो चाहे कुछ करो, वो वैसे भी उग जाएंगे, लेकिन इनका पौधारोपण करना। तो बीजों का आज से हम ये प्रण करें कि हम बीज का पैकेट बना के नर्सरी में जाके बीज के पैकेट बना के हर उपहार, हर उत्सव में वो दें लोगों को, चाहे बच्चों का बर्थडे हो, चाहे कुछ हो, चाहे शादी हो, चाहे नामकरण हो, कुछ हो, वो बीज हम यदि देंगे लोगों को तो वो हो सकता है उसमें से कुछ बीज कभी लग जाएंगे। मैं जब कार्यालय में मैं था, वहां पे राजस्थान या मध्य प्रदेश से एक टीचर आए थे, उन्होंने, आप विश्वास नहीं करेंगे, 90 लाख बीज उन्होंने पूरे मध्य प्रदेश राजस्थान में छितरा दिए। जिस वक्त तो ट्रेनिंग आए थे आज से 7-8 साल पहले, क्योंकि मेरी हॉबी है सर, जिस दिन तनख्वाह मिलती है मैं उस दिन करीब 1000 रुपए के बीज खरीदता हूँ और जंगल में जाके छितरा देता हूँ। जी जी। तो 90 लाख बीज सर, 90 लाख में से 200 पेड़ बने, 90 पेड़ बने, 900 पेड़ बने, लेकिन बने। ये एक बीजों का एक मैंने ये देखा कि, मुझे पता नहीं, आप बॉटनी वाले हैं, आप मेरे को ठीक कर सकते हैं। मैं अभी मुझे एक दोस्त के घर रहने का मौका मिला जिनका थोड़ा बहुत छोटा बड़ा फार्म हाउस था, तो उनके लड़के ने मुझसे ये कहा कि जब बीज रोपते हैं तो मैं 9 सेकंड तक इन बीजों को अपने मुंह में डालता हूँ, अपने मुंह के अंदर रखता हूँ और फिर उसको निकाल के बीज के थैली में मिक्स कर देता हूँ और फिर छितराता हूँ। उसकी खेती होती है वो मेरे टेस्ट की होती है। जी जी जी। आप देखिए 9 सेकंड तक आपने बीज को जीभ में रखा और उसके बाद छितराया, तो कुछ जीन्स प्रकृति कैसे काम करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे काम करते हैं कि वो जमीन में हुए और उनके टेस्ट के जो उनको अच्छे लगते हैं, वैसे फल फूल शाक सब्जी सब ऐसी होती है। तो मुझे लगा कि कोई बॉटनी वाला मुझे ठीक कर सकता है कि वास्तव में क्या ऐसा होता है। हमारे एक टीचर और कश्मीर से, जावाज इकबाल, वो भी कह रहे हैं कि सर आपको देख के बहुत प्रेरणा मिली और मैं भी बॉटनी का टीचर हूँ, तो हो सकता है वो बाद में आपसे कुछ सवाल करेंगे। आप कंटिन्यू करिए सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, थैंक यू। ये सर आपके सुझाव को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है कि बीजों के साथ एक पौधा भी दिया जा सकता है गिफ्ट में, रिसेप्शन में या किसी अच्छे काम। पौधा, बीजों के साथ एक पौधा कोई दिया जा सकता है ताकि वो लगाए उसे तुरंत। हाँ, मैंने सीसीआरटी में कहा था कि जो भी आदमी सेवानिवृत्त होगा उसको उस दिन एक तुलसी का पौधा भेंट करेंगे, तो वो ट्रेडिशन अभी भी चल रही है। लोगों को मतलब अच्छा लगा कि ये सुझाव अच्छा था, और हम जो भी सेवानिवृत्त सीसीआरटी से होता था उनको एक माली से ही पौधा लेके, तुलसी का पौधा लेके उनको दे, तो पौधा दिया जा सकता है, बीज दिए जा सकते हैं। रावत सर, आपने जो अपनी कहानी, हाँ सर बोलिए। भरजी विदेय हो जाते हैं, बताइए, वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं नेटवर्क की सर मेरा थोड़ा प्रॉब्लम है, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा उसमें कोई बस नहीं है। मैं ये कहा था कि आपने जो कहानी अब तक बताई बहुत ही प्रेरणादायक है और लगातार कमेंट्स पूरे देश से शिक्षकों के आ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप इस कहानी को जारी रखें, उसके बाद हम सवाल जवाब का दौर शुरू करेंगे सर। जी सर जी। हाँ बताएं सर, आप बताएं। मैं ये कह रहा था सर ना, ये एक तो हमारा इस तरह से ये भावनात्मक आंदोलन है सर ना, इस तरह से भावनात्मक। दूसरा मैंने अब क्या प्रकृति और संस्कृति को जोड़ करके इस कार्यक्रम को बनाया। प्रकृति भी हमारे साथ चलेगी और संस्कृति भी साथ चलेगी। अगर जब तक हम संस्कृति को साथ लेकर के नहीं चलेंगे तब तक ये प्रकृति बच नहीं सकती है। दूसरा इसमें क्या है सर कि जब वही लड़की जिसकी शादी हुई है, ये लड़की जब दुल्हन बन करके अपने ससुराल जाती है, और ससुराल जाकर के हमारे पहाड़ में एक परंपरा है कि ससुराल में जाकर के उस गांव की महिलाएं, उस परिवार की महिलाएं, लड़कियां उस नई नवेली दुल्हन को सबसे पहले एक पानी का बर्तन या गगरी जो है उसके हाथ में पकड़ाते हैं और सबसे पहले उसको उस गांव के पानी के धारे तक ले जाते हैं। धारे का मतलब होता है, हमारे यहाँ मंगेरा भी बोलते हैं, पानी का स्रोत, जो जहां से लोग पानी पीते हैं, उस स्रोत तक ले जाते हैं। और उस स्रोत में ले जा करके उस दुल्हन से पानी की पूजा करवाते हैं। वो दुल्हन पानी की पूजा करने के बाद बर्तन पर पानी भर करके अपने घर में ला करके
और सारे लोगों को पानी पिलाती है। ये हमारी कितनी बड़ी परंपरा है जल को संरक्षण करने की। हम इन चीजों को, इस ऐसी परंपराओं को कहीं भूलते जा रहे हैं। हमने इस परंपरा में एक चीज जोड़ी कि जब दुल्हन पानी की पूजा करेगी, और ये पूजा इसलिए करती है कि उसको ये समझाया जाता है कि बेटी, आज से तुम इस गांव की एक नई सदस्य बन करके आई हो, और इस गांव की ये पानी जो है जीवन रेखा है, और इस जीवन रेखा को हमें बचाना है। अगर ये पानी नहीं बचेगा तो ये गांव भी नहीं रहेगा। इसलिए इस पानी को बचाया जाना जरूरी है। इसलिए उस पानी को बचाने के लिए वो पूजा करती है। लेकिन हमने कहा कि केवल पूजा करने से पानी नहीं बच सकता है। पानी को बचाने के लिए जंगल चाहिए, पानी को बचाने के लिए पेड़ चाहिए, और वो पेड़ आप जब इस नई दुल्हन बनकर के आई हो तो इस पानी को बचाने के लिए तुम्हें यहाँ इस गांव में एक पेड़ लगाना होगा। और इसलिए वो दुल्हन वहां भी एक पेड़ लगाती है, और उस पेड़ को अपने आप बचाती है, क्योंकि अब वो उसी गांव की सदस्य है। एक पेड़ वहां लगाती है ताकि मेरे गांव का ये पानी जिंदा रहे, ये पानी बचा रहे। इस प्रकार से एक शादी में 2 पेड़ लगते हैं। एक तो उसके मायके में लगती है, जो उसकी माँ और उसके भाई बहन उसको बचाते हैं, और दूसरा पेड़ वहां ससुराल में लगाती है जहां वो उसे खुद बचाती है। इस प्रकार से इस मैती की तरह 2 पेड़ लगते हैं। अब आप पूछेंगे साहब इस मैती का नाम मैती क्यों पड़ा? मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि मैत हमारे पहाड़ का एक ऐसा शब्द है जो बेटियों को आपस में और माँ बेटी को आपस में जोड़ता है, और एक बहुत प्यारा शब्द है मैत। मैत माने लड़की का घर, जहां लड़की पैदा हुई वो उसका मैत यानी मायका है। तो मैती का मतलब हुआ उस गांव की समृद्धि, उस गांव की हर चीज मैती है। इसलिए इस भावनात्मक शब्द को मैंने इस आंदोलन से जोड़ा और नाम दिया मैती। और इस मैती शब्द से ये फायदा हुआ कि महिलाएं ज्यादा आत्मसात करने लगी, और धीरे धीरे उन्होंने अपने गांव में इस पेड़ लगाने की परंपरा को एक आयाम दिया। और यही मैती शब्द इतना लोकप्रिय हुआ कि धीरे धीरे ये पूरे हमारे कुमाऊं, गढ़वाल और इसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। तो ये इसलिए मैती का नाम मैंने ये इसको मैती नाम दिया। तो हाँ, आप कुछ पूछ रहे हैं क्या? नहीं, आप बताएं, फिर पूछता हूँ। आप बोलिए। मैं बता रहा सर। तो ये जो मैती आंदोलन है सर, इसमें अब एक पक्ष और जोड़ रहा हूं मैं आपका, उसको भी समझ लीजिए। किसी भी गांव में बेटियों का एक संगठन होता है, उसको हम मैती संगठन कहते हैं। जो बेटियां हैं, स्कूल पढ़ रही हैं, नहीं पढ़ रही हैं, महिलाएं हैं, महिला मंगल दल की महिलाएं, ये मिलकर के एक मैती संगठन अपने गांव में बना लेते हैं। और वो लड़कियां, ये जो संगठन है, ये वृक्षारोपण की तैयारी करती है। यानी किसी गांव में कोई अगर शादी हो रही है, उसके लिए पेड़ की व्यवस्था करना, कहाँ पर लगाएंगे, ये सारी व्यवस्थाएं ये लड़कियां करती हैं। और उसके बाद जब शादी बारात आती है, तो उस बारात आने के में जब उनको उपयुक्त समय मिलता है, तो ये लड़कियां दूल्हा दुल्हन को लेकर के और उस स्थान पर जाते हैं जहां पर इन्होंने गड्ढा बनाया है, वहां पर वृक्षारोपण की तैयारी की है। वहां पर जा करके ये दूल्हा दुल्हन से शादी की यादगार में एक पेड़ लगाते हैं। दुल्हन उसमें पानी डालती है, और उसमें ये भी जोड़ा गया है कि अगर पंडित जी वहां पर जाएं तो वेद मंत्रों से उस पेड़ की पूजा भी करते हैं। और वहां पर जो लड़कियां हैं गांव की, मैती बहनें बोलते हैं हम उनको, तो ये मैती बहनें दूल्हे से कुछ पैसा मांगती हैं। यानी ये पेड़ तुमने लगा दिया, आप लोग तो चले जाओगे, अब इस पेड़ को कौन बचाएगा? इस पेड़ को हम लोग बचाएंगे, हम उसकी सहेलियां हैं, हम इस पेड़ को बचाएंगे, इसलिए हमें कुछ पुरस्कार दीजिए। तो दूल्हा जो है उन लड़कियों को पुरस्कार देता है, कुछ पैसा देता है। इसमें कोई वो नहीं है कि आपको इतना रुपया देना है। अगर दूल्हा 1 रुपया भी दे दे तब भी वो मानती हैं, अगर 100 दे दे तब भी मानती हैं। तो इस प्रकार से दूल्हा उन लड़कियों को कुछ पैसा देता है। वो लड़कियां उस पैसे को अपने गांव में एक कोष बना लेती हैं, जमा कर देती हैं किसी महिला के पास। उसको कहते हैं कि तुम हमारी कोषाध्यक्ष है, भाई हमारा पैसा हमको 500 रुपये मिला है, ये तो अपने पास रख दे।
और वो पैसा जमा हो जाता है। उसके बाद दूसरी शादी होगी, एक पेड़ और लगेगा, उससे पैसा मिलेगा, वो जमा हो जाएगा। अगर मेरे गांव में एक साल में 10 शादियां हुई तो 10 पेड़ लगेंगे और 10 शादियों से जो पैसे जमा हुए वो एक कोष बन जाएगा। और उस कोष का जो उपयोग है वो लड़कियां अपने गांव की गरीब लड़कियों की सहायता पे करते हैं। ऐसी लड़कियां जिनके पास स्कूल जाने के लिए खर्चा नहीं है, जिस लड़की के पास जंगल जाती है चप्पल पहनने के लिए नहीं है, ठंड के मौसम में किसी बेटी के पास स्वेटर तक नहीं है, ऐसी बेटियां, इनकी सहायता इस पैसों से की जाती है। वो लड़कियां खुद पहचानती हैं कि मेरे गांव में ऐसी लड़कियां कौन हैं जिनको इन चीजों की मदद है। किसी लड़की के पास पैसे नहीं है, कभी कभी लड़कियां जो है अपने खेल उसमें कहीं मेलों में जा रही हैं, एक गरीब बेटी इसलिए नहीं जा पाती, उसके पास अपना पॉकेट मनी नहीं है, ये लड़कियां उसको उससे पैसा लेकर के उसको देती हैं कि चल मेरे साथ चल। एक गांव में समरसता आ जाती है और इस प्रकार से ये बेटियां आपस में मिल करके गांव में एक समरसता का काम भी करती हैं और गरीब बेटियों को आगे बढ़ाने का भी काम करती हैं। इसमें एक चीज और है, आपके विचार से, आपके व्याख्यान से ये लगा कि वो जो जूता छिपाई की किस्म होती है ना हमारे यहाँ फालतू की, दूल्हा जाता है फिर जूता छिपाते हैं ना, जूता छिपाते हैं दूल्हे का और दूल्हे से पैसा ऐंठते हैं। इससे अच्छा ना इस प्रथा को रोक के दूल्हे से कहना चाहिए 100 रुपए 1000 रुपए जो भी देना है वो इस काम के लिए दे दे, पौधारोपण के लिए दे दे। नई प्रथा इन्होंने चलाई है भैया, जूता छिपाई की रस्म को। जी मैंने यही किया, मैंने लड़कियों को यही समझाया कि तुम लोग आज से जूता नहीं चोरोगे। ये जूता चोरने की प्रथा हमारी ये वैदिक प्रथा नहीं है, ये चोर प्रथा है। और मेरी भारत की जो संस्कृति है वो चोर नहीं है। हम अब जूता नहीं चराएंगे, बल्कि हम जूते की जगह पर पेड़ लगवाएंगे और पेड़ लगा करके पैसा पाएंगे। और उस दिन शायद दूल्हा भी जानता है कि जो मेरा दिया गया पैसा किसी गरीब लड़की के काम आएगा, तो वो भी खुल करके पैसा देता है। और जूता चुराने की प्रथा हमने लगभग बंद कर दी है। हमने कहा जूता नहीं चुराएंगे आप। बहुत अच्छे, बधाई। ये परंपरा हमने इसमें डाली है सर। तो इस प्रकार से एक तरफ एक एक पेड़ लगेगा, 10 साल में कितने पेड़ लग जाएंगे, वो गांव हरा भरा हो जाएगा, उस गांव में पानी के स्रोत जिंदा हो जाएंगे, चारा मिलेगा, हवा मिलेगी और छाया मिलेगी, वो गांव संपन्न हो गया। एक एक बेटी का लगाया गया पेड़ उस गांव को समृद्धि के द्वार खोल चुका। एक बार एक एक्सपर्ट कल आए थे, डॉक्टर सतीश साणुखे जी, जिन्होंने थिएटर के ऊपर बातचीत की थी। उनका अभी मुझे फोन आया कि उनका प्रश्न यहाँ हमारे डिस्प्ले नहीं हो पा रहा है, लेकिन वो आपसे जानना ये चाहते हैं कि पर्यावरण और शिक्षा का अंतर संबंध आप कैसे देखते हैं? पर्यावरण का रोल क्या है शिक्षा में? एज ए बॉटनिस्ट आपके क्या विचार हैं? सर ये शिक्षा केवल कागजों तक सीमित नहीं है। हमारा सबसे पहला दायित्व पर्यावरण को बचाना है और हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो बच्चों के अंदर ये भाव पैदा करे कि प्रकृति ही सब कुछ है। क्योंकि आज कोरोना के दौर में हर कोई समझ गया है कि प्रकृति कितनी बड़ी है, सब चीजों से ऊपर प्रकृति है और हमारा सबसे बड़ा दायित्व प्रकृति को बचाने का होना चाहिए। इसलिए हमारी शिक्षा में इस पर्यावरण संरक्षण को हम बिल्कुल नीचे स्तर से उसमें बच्चों के अंदर वो भाव भरें कि वो अपने प्रकृति को बचाने के लिए काम करे सर। और मैं समझता हूँ कि हमारी आधा शिक्षा तो प्रकृति के अंदर है। मैं तो एक बायोलॉजी का टीचर था और मैं अपना पूरा जो वो था बच्चों को शिक्षा देता था, मैं तो प्रकृति को लेकर के देता था। मैं जहां भी रहा सर, मैं पहले आसपास के गांव में इधर उधर घूमता था, जहां से लड़के आते थे उन रास्तों को देखता था, वहां के पेड़ों को देखता था, उनमें अध्ययन करता था। और जब मैं पढ़ाता था तो तब उन बच्चों को जो मैं उदाहरण देता था तो मैं पेड़ों का उदाहरण देता था। मैं अगर परजीवी पढ़ा रहा हूँ, पैरासाइट पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बच्चों को कहता था कि तुमने पैरासाइट नहीं देखा तो तुम्हारे उस गांव से आते हो उस रास्ते पर वहां पर देखना उस पेड़ पर लगा हुआ है। और बच्चे उनके अंदर एक तो जागती थी कि बुद्धि ने ऐसा बताया है तो कहाँ होगा। मैं जब बच्चों को लेकर के जाता था सर, तो मैं अपने स्कूल के पीछे जो जंगल होता था वहां अपने बायोलॉजी के बच्चों को ले जाता था और उनको बताता था मैं कि यहाँ पर
वो एक कीट भक्षी पौधे हैं, मैंने पहले से देख रखा उनको। मैं उनको बोलता था यहाँ कुछ कीट भक्षी पौधे हैं, जरा खोजना है, बताओ बल खोजो, कौन कौन लड़का खोज सकता है। तो बच्चे वहां घूमते थे, इधर चारों तरफ घूमते थे, और वो सर ये तो नहीं है, तब तक उनको मिल जाता था कि ड्रोसेरा पौधा, उसमें कुछ पौधे पेड़ वो चिपके हुए हैं, और वो करते थे। तो गुरुजी ये है ना, ये इसका नाम, हाँ मैंने कहा ये है, इसका नाम क्या है? तो बच्चों को पता था, किताब में तो उन्होंने देखा, चित्र देखा था, लेकिन आज वो प्रकृति में देख रहे हैं तो बोल देते थे कि इसका नाम ये है। तो इस तरह से प्रकृति से हम सिखाने की मैंने बात की, और प्रकृति के सीखे हुए बच्चे ज्यादा नॉलेज करते थे। मैं वहीं जंगलों से पेड़ पौधे लेकर के लैब में लाता था, और फिर उन बच्चों से उनका डिस्कशन करवाता था, उनसे बताता था जिसमें किस तरह से क्या, तो बच्चे ज्यादा उससे करते थे। और मैं इसमें अपनी बड़ाई तो नहीं करूंगा सर, मेरे पढ़ाए बच्चे मुझसे कहते थे कि गुरुजी हमने आपने किताब क्यों खिलवाई हमसे, क्यों हमको किताब खरीदवाई है, आप जो पढ़ाते हैं वो हमारे दिमाग में ऐसा आ जाता है कि हम तो किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब ये शिक्षा और प्रकृति की जो मैं बात कर रहा हूँ सर, ये वो चीज है कि हमको वास्तव में अगर वास्तविक शिक्षक बनना है तो हमको इन चीजों को देखना होगा, प्रकृति को जोड़ना होगा। और मैं तो अभी शिक्षक का मेरा बड़ा अनुभव रहा है कि मुझे ये जो कुछ प्रेरणा मिली, मुझे अपने शिक्षकों से मिली, और मैं अपने शिक्षण में अपने शिक्षकों का वो करता था, अनुसरण करता था कि वो किस तरह से मुझे उन्होंने पढ़ाया और मेरे दिमाग में कैसा आया, तो मैं उन चीजों को अपने बच्चों को पढ़ाने में करता था। तो जब मैं पढ़ाता था तो मैं तो विज्ञान का लड़का था, और मैं तो बायोलॉजी पढ़ाता था, लेकिन मैं इसके साथ साथ मैंने कहा विज्ञान तब तक अधूरा है जब तक आप अन्य विषय नहीं पढ़ते हैं। मुझे ज्योग्राफी की जरूरत थी, मुझे इतिहास की जरूरत थी, मुझे सामाजिक विज्ञान की जरूरत थी, और मैंने इन चीजों का अध्ययन किया, इसीलिए मैंने एमए ज्योग्राफी से किया और उससे किया। और जब मैं बायोलॉजी पढ़ाता था सब ना, तो मैं पूरा नक्शा, वर्ल्ड का नक्शा बना देता था एकदम, और उसके बाद बताता है बच्चों को देखो ये पेड़ कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है अमेरिका में, वहां उसको बताता था ये है, ये मेडागास्कर है, ये है, ये बच्चों को या इस तरह से एकदम ज्ञान प्रदान हो जाता था। तो इसलिए विज्ञान के लोगों को अपने साहित्य के विषय को भी जरूर पढ़ना चाहिए, तभी वो शिक्षक बन सकते हैं। जी सर, हम तो जिंदगी भर यही करते रहे सर, जिंदगी भर यही ट्राई करते रहे कि इंटीग्रेशन कैसे होगा। इंटरडिपेंडेंस इज ए ग्रेटर वैल्यू देन इंडिपेंडेंस। एक फिजिक्स का टीचर बोले कि मेरा ही विषय सबसे अच्छा है, बोटनी का टीचर बोले कि मेरा ही विषय सबसे अच्छा है, ये नहीं चलेगा। बोटनी के टीचर को साहित्य की, चित्रकला की, संगीत की, भूगोल की जानकारी होनी चाहिए। सिमिलरली बिल्कुल सर, चित्रकला के टीचर को बोटनी की जानकारी होनी चाहिए। आप कहाँ थे आज तक? आप थे कहाँ आज तक? इंटीग्रेशन में यही तो आप कहाँ थे राहुल जी आज तक? सर हमने ढूंढ लिया। रावत साहब, मैं मेरा प्रोग्राम स्वीकार करें सर। 14-15 साल पहले मैं सिक्किम की तरफ गया था। तो सिक्किम में एक गांव है योक्सोम, उसके बाद ग्लेशियर वगैरह शुरू हो जाते हैं, और तो शाम को मैं उस गांव में रुका हुआ था। तो वहाँ के जो जी कुछ कह रहे सर, एक इम्पोर्टेंट कमेंट आया है। हरिशन भट्ट जी लिखते हैं, ओ हिमालय पुत्र, ओ हिमालय पुत्र, आप बहुत अच्छी प्रेरणा, आपसे बहुत अच्छी प्रेरणा मिल रही है। तो ये हम सबको कमेंट। तो इससे पहले कि सर हम आगे बढ़े, मैं एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ रावत सर। आपने बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में भी थोड़ा सा अपना अलग योगदान एक दिया है। माननीय विधायकों के माध्यम से आपने एक योजना नई तैयार की थी जिसमें 2 बेटियों को वो गोद में करके पढ़ा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को सर बता दीजिए। हाँ सर, आप मेरा प्रश्न ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सर। जी जी, जो विधायकों की मदद से आप कर रहे हैं। अच्छा, ये एक अभियान चलाया था सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम करके। जी हाँ, तो ये कार्यक्रम था सर, मैंने अभी हाल में किया था एक कार्यक्रम। मुझे लगा कि हमारा देश जो है के स्वाधीनता के 70 साल पूरे हो गए थे अभी, और उसके बाद
मैंने ये देखा कि मेरे उत्तराखंड में भी 70 विधायक हैं और हमारे उत्तराखंड में भी लड़कियों का जो प्रतिशत साक्षरता दर है हमारे यहाँ जो वो भी 70 है। और मैंने कहा 70 का गुणांक बड़ा अच्छा लग रहा है, इसमें कुछ काम किया जाना चाहिए। तो मैंने एक कार्यक्रम बनाया वो कि एक इसमें हम कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम करके इनके एक एक पेड़ धरती पर लगाया जाएगा। तो मैंने सर इस सम्मान में कि हम लोकतंत्र, हमारा सबसे मजबूत लोकतंत्र है हमारे देश का, इस लोकतंत्र के सम्मान में हम 70 साल हम अपना हमारा लोकतंत्र हो चुका है, हमारे विधायक भी 70 हैं और हमारी साक्षरता दर भी महिला की 70 है। इसलिए हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम के तहत एक कार्यक्रम मैंने किया और मैं कुछ पेड़ लेकर के गया सर। 70 विधायकों के 70 विधानसभाओं में मैं झूले में पेड़ लेकर के अच्छी क्वालिटी का पेड़ लेकर के एक विधानसभा का एक विद्यालय चुना मैंने और उस विद्यालय में जा करके मैंने एक गड्ढा खुदवा करके उस स्कूल के जो 6 या 7 में जो लड़कियां पढ़ती है, छोटी क्लास में जो लड़कियां पढ़ती है, मैंने इससे छोटी क्लास लिया ताकि वो लड़कियां बड़ी होकर के फिर 12 तक काफी समय तक उस स्कूल में रहती है। उन 2 लड़कियों को मैंने चुना। मैंने प्रधानाचार्य जी से कहा कि 2 ऐसी लड़कियां चुनिए जो बहुत गरीब है, जिनकी आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है लेकिन पढ़ने में होशियार है। ऐसी 2 लड़कियों का चुनाव किया और उन 2 लड़कियों के द्वारा सर मैंने माननीय विधायक जी का पेड़ उस विद्यालय के प्रांगण में परिसर में लगवाया और उन दोनों बेटियों का फोटो पेड़ लगाते हुए खींचा और उन बेटियों से कहा कि ये माननीय विधायक जी का पेड़ है, हम 70 साल हमारे देश का हो गया, हम उस लोकतंत्र के नाम पर एक पेड़ लगा रहे हैं, ये माननीय विधायक जी के नाम का है, इस पेड़ को तुम दोनों बेटियों को बचाना है। और इस एवज में मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि तुम इस पेड़ को एवज में इन 2 बेटियों की कुछ सहायता कीजिए ताकि ये बेटियां आगे पढ़ सकें। ये मेरा कार्यक्रम था सर। और मैं प्रत्येक विधानसभा में गया, वहां मैंने एक इंटर कॉलेज चुना, वहां मैंने पेड़ लगवाया और विधानसभा विधायक जी का वहां पर तख्ती भी लगा दी और हर जगह से 2-2 लड़कियां चुनी। यानी मेरे 70 विधानसभा में 70 पेड़ लगे और 70 दूना 140 लड़कियों को मैंने चुनाव किया जो गरीब थी और आर्थिक स्थिति से कमजोर थी। आज उन 70 जगहों पर 70 पेड़ बड़े बड़े हो चुके हैं। मैंने उन पेड़ों उस एक परफॉर्मा बना रखा था, उसमें उन दोनों बेटियों का पूरा विवरण, उसके माता पिता, उसका नाम पता वगैरह, उसका फोन नंबर भी, प्रधानाचार्य का वहां पर एक प्रमाण पत्र भी था कि प्रधानाचार्य जी के समक्ष लगाया गया, पेड़ की जाति क्या थी, कितने तारीख को लगाया गया, एक परफॉर्मा बनाया था। और उसके बाद जो फोटो मैंने खींची थी उसके साथ वो परफॉर्मा भर करके मैंने माननीय विधायक जी को भेजा रजिस्टर्ड डाक से कि माननीय विधायक जी, ये 2 बेटियां आपके विधानसभा में हैं जिन्होंने आपके सम्मान में एक पेड़ लगाया है। 70 वर्ष हमारे गणतंत्र के हो चुके हैं, क्योंकि मेरे विधानसभा में भी 70 माननीय विधायक हैं और 70 हमारी साक्षरता दर है। हम चाहते हैं साक्षरता दर को और आगे ले जाएं। इस सम्मान में हमने 2 बेटियां हैं, गरीब बेटियां हैं, अगर इनकी आप थोड़ी सहायता कर देंगे तो मैं समझूंगा कि आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम सफल हो गया। और मैंने रजिस्टर डाक से 70 विधानसभाओं में 70 पेड़ दिए सर। और ये 70 पेड़ जो है मैंने जब दिए तो मैंने उसके बाद वहां से कोई भी वो नहीं आ पाया, रिस्पॉन्स नहीं आया। आज तक मेरे पास किसी विधायक जी का एक पत्र तक नहीं आया कि वो पेड़ कैसे हैं। मैंने लड़कियों से पूछा कि बेटो तुम्हें किसी विधायक जी ने पूछा, तो शायद कई हमारे प्रधानाचार्य जी कहते हैं कि गुरुजी आपने एक पेड़ लगाया था उसको देखने तो कोई भी नहीं आया, क्या हुआ कैसे हुआ। अब ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, मुझे तो तसल्ली हुई कि मैंने पेड़ लगा दिए और उन 2 पेड़ों उस पेड़ को लगाने के लिए मैंने 2 बेटियों को नियुक्त किया, लेकिन हमारे माननीय लोगों ने उसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। और ये कार्यक्रम मुझे लगा कि चलो मेरी धरती पे 70 पेड़ तो लगे। ये एक प्रकार का कार्यक्रम था। एक दिन आएगा सर जब आपके पढ़ाए हुए बच्चे ही माननीय विधायक बनेंगे और वो सारी दुनिया को बताएंगे कि आपकी शिक्षा के कारण ही वो कहां तक पहुंचे। हेलो। हाँ सर, हाँ, मेरा एक सवाल और है सर। आपको इतने सारे सेवाएं आपने देश के पर्यावरण के लिए की और खासकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम कहें,
उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति ने आपको गत वर्ष पद्मश्री जो श्रेष्ठ नागरिक अलंकरण है भारत का उसके लिए चुना। तो कैसी अनुभूति रही सर जब आपको पद्मश्री के लिए चुना गया पुरस्कार लेते हुए? सर मैं तो अब कुछ इस बारे में तो नहीं कह सकता हूँ कि क्योंकि मैं अभी तक कभी भी पुरस्कारों के दौड़ में नहीं रहा। मैंने इतने साल अपने शिक्षा विभाग में काम किया और लगभग मैंने 3 दर्जन इनोवेशंस किए हैं जो आज भी बड़े सफल रहे हैं। मैं सर्व शिक्षा अभियान में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर भी रहा और वैज्ञानिक के पद पर भी यूसेक में रहा। उसके बाद मैं जहां भी रहा मैंने कुछ ना कुछ अभिनय प्रयोग किया और ऐसे अभिनय प्रयोग के जो बिल्कुल अद्वितीय थे। और आप कहेंगे कि अगर जब टिहरी डूब रहा था, एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, टिहरी डूब रहा था और टिहरी के लोग रो रहे थे कि अब टिहरी डूब जाएगा, हमारी सांस्कृतिक विरासत खो जाएगी, क्या होगा। मैं उस समय पूरे गढ़वाल के डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट को लेकर के, लड़कों को लेकर के टिहरी गया था जब टिहरी डूबने वाला था, पुराना टिहरी। और मैंने वहां के 35 आइडेंटिफाई जो ऐसे ऐतिहासिक जगह थी जो वहां, जैसे घंटाघर था, सुमन चौक था, पीआईसी था, राजा का दरबार था, इस तरह से 35 जगह मैंने आइडेंटिफाई किए ऐतिहासिक। और उन ऐतिहासिक जगहों की मिट्टी में थैले में भर करके ले गया। कम से कम मेरे साथ 500-600 बच्चे, लड़के और डिग्री कॉलेज के प्रेसिडेंट थे। ये 2003 की बात है, तब टिहरी डूबा नहीं था। और जो नया टिहरी बना है, नया डिग्री कॉलेज बना है बादशाही थौल में, वहां मैंने उसके परिसर में गड्ढे खुदवाए और उन गड्ढों में मैंने ये मिट्टी डाली कि ये घंटाघर की मिट्टी है, उस पर बोर्ड लगा दिया। ये जो है राजा के दरबार की मिट्टी है, उसमें बोर्ड लगा दिया। ये सुमन चौक की मिट्टी है, उस पर बोर्ड लगा दिया। और उस मिट्टी में मैंने एक एक पेड़ लगाया। पेड़ लाए थे हम और उन पे पेड़ लगा दिया। और आज वो पेड़ बड़े हो गए और जब टिहरी डूब गया तब लोग कह रहे थे कि सब टिहरी डूब गया। मैंने कहा कौन कहता है टिहरी डूब गया? टिहरी तो हमारे पास है। आज इन पेड़ों की जड़ों में जो टिहरी की ऐतिहासिक मिट्टी है वो हमने संभाल के रखी है। ये दुनिया को एक मैसेज दिया था कि हम मिट्टी से कितना प्यार करते हैं, अपनी संस्कृति से कितना प्यार करते हैं। पेड़ बड़ी बात नहीं थी। और ये ऐसा कार्यक्रम था जिसने कि एक हमारी संस्कृति और हमारी जो उत्तराखंड के जो लोगों की सोच है उसको दुनिया तक पहुंचाया कि हम अपने शहर से कितना प्यार करते हैं, अपनी विरासत से कितना प्यार करते हैं। ये एक ऐसे अभिनय प्रयोग किए। जब आपका एक सबसे ऊंचा पेड़, दुनिया का सबसे ऊंचा पेड़ आपका मोरी ब्लॉक में जब टूट गया था, मैंने उसकी जगह पर जाकर के नया उसी प्रजाति का पाइनस रॉक्सी बरगाई का पेड़ लगाया। कितना बड़ा, 12 गांवों के लोगों को बुला करके वहां पर उस पेड़ को सम्मान दिया जो टूट गया था और जिसकी ऊंचाई 60.65 फुट थी, मीटर थी। उस पेड़ को हमने सम्मान दिया, उसकी जगह पर नया पेड़ लगा। एशिया का माना हुआ पेड़ था जिसको कि 3 बार वो मिला था। ऐसे ही मैंने जब ये हमारा एफआरआई के 100 साल पूरे हो रहे थे, एफआरआई का हमारी एक विरासत है, इस एफआरआई की बिल्डिंग 100 साल पूरे हो रहे थे सर। तो उसमें मैंने पूरा उत्तराखंड के स्कूल से 1-1 मीटर कपड़ा और उस पर एक प्रतिज्ञा लिखाई थी कि हम अपने पर्यावरण और अपने जीव जंतुओं का संरक्षण करने के लिए संकल्प लेते हैं। और सारे स्कूल के बच्चों ने उस कपड़े पर दस्तखत किए थे। ये सारे कपड़े मैंने ला करके देहरादून मंगवाए और इनको सिला। जानते हैं कपड़ा कितना लंबा हुआ? 2 किलोमीटर लंबा कपड़ा बना था। और जब यहाँ एफआरआई अपना शताब्दी समारोह मना रहा था, मैंने 2 मीटर कपड़े देहरादून के 5000 बच्चों को ले जा करके इस एफआरआई के बिल्डिंग पर लपेट करके, उस समय तत्कालीन हमारे राज्यपाल थे सुदर्शन अग्रवाल जी, उनसे मैंने गांठ बंधवाई जैसे हम किसी गिफ्ट पे बांधते हैं। उस कपड़े पर 12,06,000 बच्चों के दस्तखत थे, संकल्प हस्ताक्षर थे। मैंने कहा ये हमारी बिल्डिंग का सम्मान है और इस तरह का सम्मान हम करते हैं। इस तरह के मैंने 3 दर्जन मैंने वो किए, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी सम्मान के लिए कभी कदम नहीं बढ़ाया। मैं शिक्षा विभाग में रहा, मुझे कभी एक छोटा सा प्रमाण पत्र तक नहीं मिला, मैंने कभी हाथ नहीं बढ़ाए। अब ये जो आप पद्मश्री मिला है, मैंने इसके लिए भी कभी फाइल नहीं लगाई। मुझे तो आश्चर्य हुआ, 25 जनवरी को ऊपर से मुझे खुद फोन आता है दिल्ली से सचिव का, गृह सचिव का, कि राव जी आप ये बताइए कि आप क्या काम करते हैं। मैंने कहा सर मैं तो एक अध्यापक, रिटायर्ड अध्यापक हूँ और इस तरह से मैं समाज सेवा, बोला आपको एक मैथिली कार्यक्रम में उनका सर उसको करता हूँ। और क्या है बोलो, मैंने को बताया। उन्होंने मुझको कहा कि मुझे ये कहते हुए आपको बड़ा गर्व हो रहा है कि आपको महामहिम राष्ट्रपति जी ने पद्मश्री के लिए नॉमिनेट किया है और आप आपको बधाई।
मैं तो वहां पर हक्का बक्का रह गया कि ये पद्मश्री मुझे कैसे मिल गया, मेरी फाइल में मैंने कभी कोई कागज दिया ना कुछ दिया, कैसे मिल गया। जब शाम को मैंने जब टीवी खोला और राष्ट्रपति के माननीय राष्ट्रपति जी के जब अभिभाषण खत्म हुआ, तब जाके पता लगा कि वास्तव में मेरी लिस्ट में मेरा नाम है। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि मैंने कार्य करते जाओ और फल की इच्छा ना करो, वही कृष्ण भगवान की जो बात है। मैं काम करता रहा, मुझे नहीं चला कि मुझे इनाम चाहिए क्या चाहिए, लोगों ने दिया, मेरी संस्थाओं ने दिया, जनता ने मुझे बहुत सम्मान दिया। मैं जहां भी काम करता रहा, बहुत लोकप्रिय बना, उन लोगों ने मेरा सम्मान दिया, तो वो मेरे पास सम्मान रहा। लेकिन सरकार और उसकी ओर से मुझे कभी ऐसा सम्मान नहीं मिला, और पहली बार जो इतना बड़ा सम्मान मुझे मिला है, मैं काफी गदगद हुआ। ये सम्मान मैं अपने सारे अध्यापक साथियों को, अपने उन मैती संस्था की उन बेटियों को जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको समर्पित करता हूँ। ये उनका सम्मान है, मेरा नहीं है, पहाड़ के लोगों का सम्मान है। हम तो अभी भी लगे हैं काम करने पर, जब तक शक्ति रहेगी तब तक काम करते रहेंगे। जी, आपने सर उत्तराखंड के नहीं पूरे देश के शिक्षकों का मान बढ़ाया है। और आपके एक मित्र हैं मोहन चौहान जी, वो लिखते हैं आपकी स्क्रीन पर कि कल्याण सिंह रावत जी लाजवाब शिक्षक, चिंतक, पर्यावरणविद के साथ बेहतरीन चित्रकार भी हैं। वे खुद में एक संस्था है, जब भी इनसे मिलना हुआ एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। ऐसी शख्सियत को सत सत नमन। तो बहुत सारी शुभकामनाएं आपके लिए लगातार आ रही हैं सर। और मेरे पास धन्यवाद चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। मेरे पास एक सूची है सर, रावत सर, मेरे पास एक सूची है जिसमें लगभग 25 सम्मान है जो आपको दिए गए हैं। मैं संक्षिप्त में पढ़ने की कोशिश करता हूँ। इसमें गढ़ गौरव सम्मान, ज्योति शिखा सर्वोत्तम सम्मान, पर्वतजन सम्मान, गढ़ विभूति सम्मान, दून रत्न सम्मान, पर्यावरण सम्मान, भारत ज्ञान विज्ञान सम्मान, गॉडफ्रे फिलिप्स ब्रेवरी अवार्ड, नंदा देवी सम्मान, पर्यावरण मित्र सम्मान, देवभूमि प्रतिभा सम्मान, सत चंडिका सम्मान, CII ग्रीन अवार्ड, शिवानंद नौटियाल फाउंडेशन सम्मान, उत्तराखंड स्पर्श गंगा सम्मान, पर्वतश्री सम्मान, वृक्ष मित्र सम्मान, नेशनल साइंस एकेडमी द बेस्ट साइंस टीचर अवार्ड, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इतने सारे सम्मानों को रखने के लिए तो आपको एक बड़ा सा घर बनाना पड़ा होगा। इसमें तो कई है भी नहीं सर, इसमें तो मैंने कम ही लिखे हैं ना इसमें, अभी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, कोई बात नहीं। सम्मान तो आप लोग हैं सर मेरे लिए, मेरे चिंतक हैं, मेरे समर्थक हैं, जो मुझे प्यार देते हैं, वो सम्मान है मेरा असली। मैं आपको एक बताऊं कि जब मैं राजगढ़ी में काम करता था सर ना, तो वहां पर मैंने बहुत सारा काम किया। एक दिन मैं ऊपर सरनोल, बहुत लाखरी गाँव है, वहां मैं जब शादी में गया तो बारात, मेरे गाँव, मेरे स्कूल के एक टीचर के भाई की शादी थी। तो उस बारात में जब मैं गया तो उस गांव के जो छोटे छोटे प्राइमरी के बच्चे थे, वो सब मेरे पीछे भीड़ लगा करके जा रहे थे। अब मैंने कहा ये लड़के जो हैं, ये दूल्हे को देखे हैं, दूल्हा कैसा है, ये मेरे पीछे क्यों आ रहे हैं। तो दूसरा लड़का एक मेरे स्कूल में पढ़ता था, उपेंद्र, तो उसने कहा गुरुजी बोला आपको पता है बोले लड़के कौन है, बोलिए आपके पीछे क्यों दौड़ रहे हैं, मुझे पता नहीं है, बोले इन्होंने केवल आपका नाम सुना है। बल अब यहाँ जो स्कूल से जो बच्चे गांव में आते हैं, वो पूछते कि गुरुजी ने, रावत जी ने ऐसा किया, अगर रावत जी इनको सब याद है। बल अब आज आप आए हैं तो उन्होंने कहा रावत गुरुजी आ रहे हैं, तो मेरे को देखने के लिए आए थे, सब सारे मेरे पीछे भाग रहे थे। मैंने कहा इससे बड़ा सम्मान और कोई नहीं हो सकता है। सर ये जी बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत गजब। मतलब आपका जो काम है अभी लोगों तक और पहुंचाने की जरूरत है सर। इस शो के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं कि पूरे देश के शिक्षकों के माध्यम जी से आवाज नहीं आ रही सर आपकी, सारे देश के बच्चों तक से और लगाया जाए। और सर आपको प्रणाम, और आपके द्वारा चलाया गया आंदोलन भावी पीढ़ी को हरी भरी धरती देगा, एक प्रेरणा मिलेगी। तो सर अभी हम 1 घंटे का हमारा कार्यक्रम है, और हम अभी सर 2 मिनट के लिए आपको विराम देना चाहेंगे, क्योंकि हमारा एक प्रश्नोत्तर का सेगमेंट है जो जोशी सर के साथ हम करते हैं। तब तक आप पानी वगैरह लीजिए सर, उसके बाद फिर हम आपसे दोबारा जुड़ते हैं। तो जोशी सर स्वागत है फिर से सर। जो सवाल थे उनके जवाब का वक्त आ गया है। कल भी हम नहीं कर पाए वो, क्योंकि कल का सत्र इतना इंटेंस था। मुझे लगता है कि सवाल जो है ये व्यवधान है, इतने अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं और उनको सुन के मजा आ रहा है। इसीलिए सतीश सालुंखे जी का प्रोग्राम इतना अच्छा चला और ये आज का प्रोग्राम इतना प्रेरणादायी था। तो सवालों का तो कोई सिलसिला मुझे लगता नहीं हमें शुरू करना चाहिए, बंद कर देते हैं इसको।
सर ये एक जो हमारे अतिथि है उनको ब्रेक देने का भी काम करता है, क्योंकि वो 1 घंटा लगातार बोलते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, तो उनके लिए भी एक ब्रेक हो जाता है और एक हमारे दर्शकों के लिए भी सोचने का एक बिंदु हो जाता है। भले ही वो जवाब ना ढूंढ पाए, लेकिन कोशिश करते हैं सर बहुत सारे लोग। तो इनका जवाब आप संक्षिप्त में बता दीजिए सर। पहला ये प्रश्न था कि ये जो चारों प्रश्न हैं, चारों प्रश्न में करीब 3-3, 4-4, 5-5 मिनट का डिस्कशन हो सकता है, लेकिन मैं संक्षेप में बता देता हूँ आपको। जी जी संक्षेप में बताइएगा। शुभारंभ एवं एक विकलांग द्वारा किया गया। अभी तक ऐसा होता आया था कि जो वर्ल्ड कप फुटबॉल था उसमें जब शुरुआत होती थी तो एक मशहूर खिलाड़ी को किक बनाने के लिए बुलाया जाता था, लेकिन 2014 में जो विश्व कप हुआ फुटबॉल का, उसमें ब्राजील में एक विकलांग बच्चे को बुलाया गया और विकलांग बच्चे को, जो कि कमर से नीचे पूरा विकलांग था, उसको बुलाया गया और उससे किक लगवाई गई। उसको ब्राजील में ट्रेनिंग दी गई 6 महीने। ये वॉक अगेन एक एनजीओ है पूरे वर्ल्ड में, जो वॉक अगेन, फिर से चलिए, वो काम कर रहा है। और वॉक अगेन जैसे आपने देखा, स्टीफन हॉकिंग जिन्होंने द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम लिखा था, वो बिल्कुल क्रिपल्ड थे, क्रिपल्ड इन द सेंस दैट पूरा मशीन से उनको दिमाग की तरंगे उनकी कही जाती थी, पढ़ी जाती थी। इसी तरह वो वॉक अगेन प्रोजेक्ट जो है, एनजीओ ने कमर के नीचे पूरी बॉडी को बनाया और उसकी तरंगे दिमाग के अंदर फिट करी, और उससे फिर वो फुटबॉल का एक बहुत, उसमें काफी प्रगति अभी हो गई है। लेकिन 2014 में जो वर्ल्ड कप फुटबॉल था, मैं काफी देर बोल सकता हूँ क्योंकि मैंने काफी पढ़ा इसके बारे में, डिस्कशन किया लोगों से। 2014 का जो विश्व कप फुटबॉल था वो एक विकलांग बच्चे द्वारा। प्रश्न हो रहे हैं सर अभी हमारे पास। जी आंसर दे देता हूँ। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा किस रचनाकार रचित भगवान विष्णु के, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ही कंपोज म्यूजिक फॉर द सॉन्ग विच ही रोट। अपने उपनाम से गुरुदेव ने भानु सिन्हा नाम से विष्णु पदों की रचना की और उनको संगीत से सजाया गया। तो मैंने किस रचनाकार में होना चाहिए कि अपने स्वयं के उन्होंने रचना की, ही हिमसेल्फ रोट सम हिम्स एंड भजन्स एंड ही कंपोज्ड म्यूजिक फॉर इट। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, उनका उपनाम जो था, नॉम द प्लू जिसको बोलते हैं, वो था भानु सिन्हा, उस नाम से उन्होंने वो किया। ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न था भट्ट जी, क्योंकि हमारे देश का एक बहुत सुंदर राज्य है मणिपुर, राइट। मणिपुर में आप जानते हैं बुनने की परंपरा बहुत सशक्त है और बहुत सारी वहाँ विमेंस मार्केट लगती है जिसमें सब स्त्रियां अपने अपने बुने हुए शॉलों को बेचती हैं। वहाँ पे एक ट्रेडिशन थी। ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिन पे काफी डिस्कशन हो सकता है, कल्चर की क्लास पूरी लग सकती है। वहाँ पर जब बुनकर बैठते थे, जो राजा के लिए कपड़ा बुनते थे, तो उस वक्त उनको गन की सैल्यूट की जाती थी, वो रॉयल उसकी वीविंग होती थी। ठीक है, अभी कभी चर्चा करेंगे इन प्रश्नों को। मैं आप मेरे को भेज दीजिएगा क्योंकि मेरे मिट जाते हैं प्रश्न। मैं इनमें थोड़ा 3-3 मिनट 2-3 मिनट और दूंगा, और इसी बहाने हम वहाँ की वस्त्र बुनाई परंपरा, जो वहाँ पे मैती लोग हैं, जो उनकी लुंगी और फिर कैसे वो ट्रेडिशनल डिजाइन को चुनते हैं, इस पे कुछ चर्चा हो सकती है। तो ये 32 आरोग्यकर या रोगर आसन जो हैं, ये इस परिकल्पना को किस प्रबंध में, हालांकि इसका उत्तर हमें मिलना चाहिए था लोगों से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मिला नहीं। ऐसा माना जाता है कि 84 आसन हैं, जिसमें जो घिरांदा संहिता है उसमें 32 आसनों का वर्णन है। वो ऐसे आसन कहे जाते हैं जो हार्ट, ब्रेन, हैंड्स, आई के लिए बहुत ही मतलब कहना चाहिए महत्वपूर्ण आसन है। तो ये 32 आरोग्य का रोगर आसनों का घिरांदा संहिता जो है, संहिता मतलब समझते हैं जैसे कंपाइलेशन, जैसे ऋग्वेद संहिता है या यजुर्वेद संहिता। संहिता मीन्स किसी एक ऋषि का नहीं लिखा हुआ, किसी एक वैज्ञानिक का नहीं बनाया हुआ, इट्स ए कंपाइलेशन, संहिता उसको बोला था। तो घिरांदा संहिता जो है उसमें ये 32 आरोग्य रोगर आसनों के बारे में
इनको वर्णित किया गया। चलिए हम रावत जी के पास चलते हैं, बहुत सुंदर सुंदर जानकारी मिल रही है। वो भट्ट जी, उनका प्रश्न क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे, डॉक्टर सतीश सालुंखे जी का? आज के 2 सवाल पढ़ दीजिए सर, आज के 2 सवाल पढ़ दीजिए। ये आज के हैं? मैंने आपको कल के भी भेज दिए थे शायद। जी जी, आज के आज के हैं। भारतवर्ष नहीं, में आज के ही हैं सर। क्रिकेट संसार को खिलाड़ी को आउट करने के लिए कौन सा पारिभाषिक शब्द दिया? इसका आंसर मिलना चाहिए यार, हमारे बड़े विद्वान टीचर पूरे देश से जुड़े हुए हैं। विच टेक्निकल टर्म इंडिया गेव टू द वर्ड ऑफ क्रिकेट व्हाइल डिक्लेयरिंग अ प्लेयर आउट? और जापान में एटमी आक्रमण के बाद कौन सी वनस्पति सबसे पहले उगी? प्रश्न भी पढ़ दीजिएगा सर। दूसरा प्रश्न वही है कि जापान में एटमी आक्रमण के बाद कौन सी वनस्पति सबसे पहले उगी? विच वेजिटेशन ग्रू फर्स्ट आफ्टर एटॉमिक एक्सप्लोजन इन जापान? इसका सवाल रावत जी से ले लेते हैं सर। हाँ, इसका सवाल रावत जी से ले लेते हैं, देखते हैं। नहीं, रावत एम्बैरेसिंग हो जाता है कई बार, वक्ता से नहीं पूछने चाहिए, वक्ता के लिए नहीं है ये सवाल। तो वो जी जी सर, स्वागत है आपका फिर से रावत सर, प्रणाम। जुड़ गए? अच्छा ठीक है, नमस्कार। हाँ, जुड़ गए सर। सर एक आपकी पुरानी सहयोगी है, हमारी शिक्षिका है मंजू पांगती जी, वो लिखती है कि नमस्कार सर, गोल्डम का वह वक्त स्वर्णिम वक्त था, तब मैं बहुत प्रभावित हुई। मैं उस वक्त नई नई आई थी, तब आपको इतना समझने का अवसर नहीं था। आज आपके विचारों की व्यापकता समझ में आई, सादर नमन। नमस्कार नमस्कार। हाँ, वो छात्र पहले चले गए होंगे, कई बाद में आए। वाह, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद पांगती जी का। हमारे पास आज वो डॉक्टर सतीश सालुंखे नहीं है। उनका प्रश्न जो पर्यावरण शिक्षा को लेके था, उन्होंने किताब भी लिखी जलाग्नि, और जल की इम्पोर्टेंस देते हुए उन्होंने काफी लिखा। जलाग्नि पूरी किताब ही लिखी उन्होंने। इसी तरह जो मिट्टी की आपने बात की, मेरे को एक बीच में पेन्युली जी आए थे और उस वक्त उनकी बहुत याद आई जब आपने मिट्टी का वर्णन किया। पेन्युली जी ने हमें काफी रोचक चीजें मिट्टी के बारे में बताई थी कि कैसे वो मिट्टी को हीरे से ज्यादा समझते हैं। और वही विचार मेरे को लगता है कि शायद आपका भी था कि मिट्टी ही सर। रावत सर, मैं आपसे जानना चाह रहा था सर कि जैसे चन्नी प्रसाद भट्ट जी थे, या सुंदरलाल बहुगुणा जी थे, या गौरा देवी जी थी, इस आंदोलन की, इस परंपरा पे क्या आप वाहक हैं सर हमारी नजरों में? और आपके बाद सर कौन सी ऐसी नई पीढ़ी के लोग आपको लग रहे हैं, युवा साथी, जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं सर, और उनके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए सर। हेलो। हाँ सर, आप सुन पा रहे हैं? हाँ, आप बोलिए सर। मैं ये कह रहा था सर कि आप एक समृद्ध परंपरा के वाहक हैं, जिसमें सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं, जिसमें चन्नी प्रसाद भट्ट जी हैं, जिसमें गौरा देवी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो आपने नाम लिए। लेकिन आपके बाद नई पीढ़ी में कौन कौन से ऐसे लोग हैं सर जो आपकी परंपरा को आगे बढ़ाएंगे पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए? नई पीढ़ी है सर, नई पीढ़ी भी तैयार है, और कई लोग इस पे काम कर रहे हैं। नई पीढ़ी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे कुछ शिष्य हैं पढ़ाए हुए, वो भी इसमें काम कर रहे हैं। अभी आपके थलीसैंड ब्लॉक में एक वीरेंद्र गोदियाल हैं, वो उनको पेड़ लगा रहे हैं हाथ पे, तो वो भी वहां चला रहे हैं। बहुत सारे हमारे अध्यापकों ने काफी काम करने का किया। हमारे घरिया जी हैं एक, उनको वृक्ष वाले, पेड़ वाले वृक्ष गुरु जी कहा जाता है, वो भी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। रुद्रप्रयाग में सत्येंद्र भंडारी जी हैं, वो उन्होंने एक बहुत बड़ा जंगल और बहुत बढ़िया काम किया, अपने स्कूल को इतना बढ़िया सजाया है कि उनकी कई बार प्रशंसा भी हुई है। डीएम साहब ने उनका सहयोग दिया है, और वो एक अद्भुत काम कर रहे हैं वहां पर। उन्होंने त्रिफला वन बनाया है, त्रिफला वन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे देहरादून जनपद में भी कई लोग हैं
जो काम कर रहे हैं, इसमें हमारे यहाँ पर शिक्षा विभाग में है, इधर सेलाकोई में है, शर्मा जी हैं, पवन शर्मा जी, उन्होंने एक वन बनाया है नक्षत्र वाटिका करके। ऐसे ही कई लोग रिटायर हो गए हैं जिन्होंने भी बहुत काम किया है। हमारे सिंह साहब थे उसमें हरबतपुर में, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया है। इधर हमारे रमोला जी हैं, हमारे फाउंडेशन करके रहे हैं, गरीब लड़कों की सहायता कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, अपने पैसों से सारा काम कर रहे हैं, कमरा खरीद रखा है और बच्चों को पर्यावरण का काम सिखाते हैं गजेंद्र रमोला। तो ये लोग काम कर रहे हैं। हमारे कुमाऊं में हमारे कंट्रोलमैन के नाम से हमारे वहाँ पर वो है तिवारी जी हैं, वो काम कर रहे हैं वहाँ पर। तो उन्होंने कंटरी का द्वारा जिस विद्यालय में गए, उन्होंने इको के द्वारा कंटर काट करके विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के पौधे लगा करके, जमुना प्रसाद जी हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो कार्की जी हैं आपके उसमें पिथौरागढ़ में है। तो ये एक बड़ी वो है, बड़ी लिस्ट है जिसमें लोग काम कर रहे हैं। अब उनको प्रेरणा कहाँ से मिली ये तो खुद जानते हैं वो कि कहाँ से मिली, लेकिन कम से कम प्रकृति के लिए हमारे ये लोग जो हैं समर्पित हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ कि वो लोग आगे बढ़े, और क्योंकि जो काम करने से उसका फल जरूर मिलता है। मैं उसका एक उदाहरण हूँ। इतने लंबे समय पर रिटायरमेंट के बाद जाकर के हमें इतना बड़ा सम्मान मिला, तो काम कहीं न कहीं होना चाहिए। और ये काम जो लोग कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आज जरूरत है प्रकृति को बचाने की। अगर हम आज विमुख हो जाएंगे, क्योंकि आज ये हो रहा है कि हम लोग करोड़ों पेड़ लगाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन कितने पेड़ जिंदा हैं? हम 20 सालों में उत्तराखंड में अपने वनों का प्रतिशत नहीं बढ़ा पाए, और हर साल करोड़ों पेड़ लग रहे हैं। तो वो आखिर वो पेड़ कहाँ हैं? उस जनसंख्या क्यों नहीं बढ़ पा रही है? ये कहीं कहीं ये छद्म काम कर रहे हैं हम लोग, धरती से मजाक कर रहे हैं या धरती को धोखा दे रहे हैं। तो ऐसे वृक्षारोपण से बढ़िया है कि अगर हम इन आंकड़ों को न रखें और अपने आप चुपचाप काम करते रहें, तो मैं समझता हूँ ज्यादा धरती के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। और आज के पानी के स्रोत सूखने, हिमालय कई किलोमीटर पीछे खिसक गए हैं। आने वाला जो सबसे बड़ा युद्ध होगा वो पानी पर होगा, और पानी अगर हमारे पास नहीं होगा। और इसके लिए आज कई गांव हमारे पानी से तरस रहे हैं, क्योंकि जमीन का जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी हमने पी लिया है, नदियां भी हमने खाली कर दी हैं। अब ग्लेशियरों की तरफ हमारी निगाह है कि हम ग्लेशियरों को पिघला करके पानी लाएंगे। आखिर वो ग्लेशियर भी कहाँ जाएंगे? वो भी तो खिसक रहे हैं, तब कहाँ से आएगा पानी? ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। इसलिए अभी हम आप शिक्षा की बात कर रहे थे, हमें अभी से उन बच्चों को जोड़ना पड़ेगा, अपने गांव से जोड़ना पड़ेगा, अपने पर्यावरण से जोड़ना पड़ेगा। अरे दुर्भाग्य है कि हम अभी तक अपने बच्चों को वास्तविक शिक्षा जो पर्यावरण की है उससे जोड़ नहीं पाए। ये मैं इस चिंता में यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ। आप लोग सब उसी जुड़े हुए हैं। इको क्लब खोले गए थे जब हमारा नया राज्य बना था, उसी समय विद्यालयों में पर्यावरण को जोड़ने के लिए, पर्यावरण का बच्चों में वो भरने के लिए इको क्लब प्रत्येक विद्यालय में खोले गए थे। तब यहाँ पर डायरेक्टर हमारे माननीय महेश पंत जी हुआ करते थे, और उन्होंने उस समय मुझे इसलिए देहरादून में डिस्ट्रिक्ट समन्वयक बनाया कि तुम यहाँ पर भी देखोगे। और तब मैंने तब संभाल करके 1935 विद्यालयों में इसको खोले थे। भारत सरकार की स्कीम थी, और उसके लिए अल्मोड़ा की जो सेवा निधि है संस्थान, उन्होंने मदद की थी। और इसके बाद इतना अच्छा काम चल रहा था, बच्चे पर्यावरण से जुड़ते थे, सब काम करते थे। लेकिन जब सर्व शिक्षा अभियान आया, उसके बाद ये सारे ठंडे बस्ते में चले गए। सबको चिंता रही कि हमें सर्व शिक्षा अभियान को आगे बढ़ाना है, और ये पर्यावरण कहीं खो गया। भारत सरकार ने भी पैसा देना बंद कर दिया, और ये इको क्लब एक प्रकार से ठप हो गए। आज बच्चे पर्यावरण के मामले में कहीं किसी प्रकार से जुड़े नहीं हैं। बच्चों के अंदर एक भाव भरा जा रहा है, बेटा तुम्हें कॉर्पोरेट की नौकरी करनी है,
तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, और बच्चे को पैदा होते ही हम जो है ट्यूशन के केंद्रों में भेजना शुरू कर देते हैं। उसके बाद वो आकर के घर में आया, स्कूल गया, उसने कहीं प्रकृति में पांव नहीं रखा, वो अपने घर के आसपास के पेड़ों के बारे में नहीं जानता है, वो अपने गांव के बारे में नहीं जानता है। उसे केवल एक हमने दर्शन दिया कि तुझे बनना है, और जब वो बन जाता है तो उसके बाद वो कहाँ धरती, वो फिर उन पैसों को जो उसके माँ बाप ने उसको पैसे खर्च किए हैं उनको कैसे लौटेंगे, वो पैसे कैसे मैं उसको पैसों को कमाऊंगा, उस पर अब कमाते कमाते वो बूढ़ा हो जाता है और उसका कहीं भी प्रकृति में योगदान नहीं होता है। ये सर जोशी सर, सर रावत जी का संपर्क हमसे थोड़ा टूट गया है। आपके प्रश्न, दूसरे प्रश्न का उत्तर आया सर स्क्रीन पर। आप इसका आधार पूछना पड़ेगा रूपा जी, इसका आधार पूछना पड़ेगा। जो मेरा उत्तर है वो इससे मेल नहीं खाता, लेकिन फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। रूपा जी से पूछ सकते हैं, उन्होंने कहीं इसका कहाँ से इसको दिया ये जानकारी। बाकी कल्याण रावत जी हमको बता सके तो बड़ी मेहरबानी। उनके विचार से सर रावत सर आ गए। हाँ जी जी, हाँ सर, स्वागत है फिर से आपका। मुकेश बगुड़ा जी विदेय हो गए? हाँ वो सर अभी नहीं है। हेलो अच्छा, रावत सर आप सुन पा रहे हैं? हाँ सर, हाँ बोलिए सर। हाँ मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रही सर, आ रही है। हाँ हाँ आ रही सर, आ रही है, आपकी आवाज आ रही। ठीक ठीक ठीक, मैं अपनी बात बढ़ाऊं आगे? हाँ हाँ हाँ, हेलो जी सर, जी बताइए। हाँ मैं ये कह रहा था सपना कि अब हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ने की बात करनी पड़ेगी। शिक्षा में एक ऐसा परिवर्तन होगा कि बच्चे पहले अपने गांव को समझें, पर्यावरण को समझें और उसको करने के लिए आगे आए। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम प्रकृति को नहीं बचा सकते हैं। आज प्रकृति के प्रति बहुत कम लोगों का रुझान है, हल्ला बहुत होता है। अभी ये कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे उत्तराखंड में, अभी हरियाला कार्यक्रम चलेगा, उसके बाद श्रीदेव सुमन जी का वृक्षारोपण कार्यक्रम चलेगा, और इस तरह के हम बहुत सारे कार्यक्रम चलाते रहेंगे। लेकिन ये धरती जहाँ की तहीं है वहीं रहेगी, और इसका कहीं भी लेस मात्र हम 20 सालों तक नहीं देख पाए हैं कि हमारे वृक्षारोपण है कहाँ, हमने किया क्या, कहाँ हमने जंगल हमारे बड़े हैं। और जो बड़े हैं वो स्वयं बड़े हैं। मैं आपको बता दूं, जो चीड़ के जंगल जो बड़े हैं वो जरूर बड़े हैं, लेकिन जो हमें पानी के जंगल चाहिए, हमें चाहिए, हमें मिश्रित जंगल चाहिए, जो पानी के स्रोत हैं, जो हमारे मध्य हिमालय से जो सबसे बड़ी जो नदियां निकलती हैं, जो हमारे लिए कारगर हैं, उनकी जो जीवन रेखा है, जो जंगल, वो जंगल हमें चाहिए। वो कहाँ से मिलेंगे हमें? वो वृक्षारोपण क्यों नहीं हो रहा है? इसके बारे में हम क्यों नहीं सोच रहे हैं? तो ये जरूर सोचना होगा हमको। इसको अपने में मजबूती नहीं है कि हम पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा काम कर सकें। हमने एक नया कार्यक्रम किया है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूं। मैती ग्राम गंगा अभियान करके एक नया कार्यक्रम शुरू किया है सर, और उस कार्यक्रम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। इसमें हमने विज्ञान शिक्षा यूसक करके विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र देहरादून, उसके डायरेक्टर प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी हैं, और उनसे हमने ये निवेदन किया था कि कुछ विद्यालयों में स्मार्ट इको क्लब खोले जाएं और उनके माध्यम से हम पर्यावरण को, लड़कों को जोड़ सकते हैं। और हमने 100 विद्यालयों में इस समय वो क्लब खोले हैं। उनमें हर स्कूल में 50 लड़कों का एक क्लब है, स्मार्ट इको क्लब, और उसका एक प्रभारी अध्यापक है, और वो प्रभारी अध्यापक जो है उन क्लब को देखता है
एक स्कूल में कितने गांव के बच्चे पढ़ते हैं, प्रत्येक बच्चे तो जी सर, सर फिर से नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई शायद रावत जी के यहाँ, वो कट गए हमसे। तो बहुत शानदार सर उन्होंने संदेश दिया है हम सबको, और वो जो अभियान के बारे में बता रहे थे, अगर वो जुड़ेंगे तो हम फिर सुनेंगे। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं, क्योंकि समय की भी सीमा है, हम ज्यादा देर तक अभी लाइव नहीं रह पाएंगे। कल हमारे साथ कड़प्पा आंध्र प्रदेश से एक युवा संगीत शिक्षक होंगे सर, जो बहुत अच्छे गिटारिस्ट भी है। और भी विदेय हो गए। कल हम उनसे बहुत सारे सुनेंगे, कुछ गीत सुनेंगे, कुछ धुनें सुनेंगे, और विशेष रूप से हम गिटार कैसे बजाया जाए और गिटार पर कुछ शानदार धुनें उनसे सुनेंगे। और आप दर्शकों से अनुरोध है कि कल 7 बजे हमसे जुड़ें और अधिक से अधिक संख्या में उस कार्यक्रम को देखें। और यदि आपकी कोई फरमाइश है, गिटार पर आप कुछ विशेष गीत सुनना चाहते हो, किसी खास धुन को सुनना चाहते हो, तो आप मेरे फेसबुक वॉल पर आकर के अपने कमेंट्स लिखें, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कल के जो हमारे संगीत शिक्षक होंगे वो आपको आपकी फरमाइश की धुन लाइव सुना सके। और कल जो हमारे साथी हैं वो सबसे अब तक जो रावत जी हमसे नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नेटवर्क की प्रॉब्लम है और हमें यहीं विराम लेना होगा संभवतः। तो मैं सर, आप कुछ कहना चाहेंगे जोशी सर? नहीं, मैं रावत जी को बहुत प्रणाम कहिएगा, आपकी जब भी बात हो। बहुत अच्छा, इन्होंने मेरे को एक अच्छी चीज ये दे दी, मैं थोड़ा निश्चिंत हो गया आप कि जब अब वैवाहिक समारोह में जन्मदिन में जाऊंगा तो बीज दिया करूंगा। भैया बीज अपने घर में रखो, सड़ाओ, फैला दो, रोपो, जो भी करना है करो, लेकिन पेड़ लगाओ। कोई तो चेतेगा, कभी तो चेतेगा। जी जी, कुछ लोग भून के भी खा जाएंगे सर उनको। हाँ, अलसी, ये जैसे इन्होंने कैलाश पंत जी ने लिखा है कि अपने घरों में तुलसी, गिलोय आदि के पौधे गमलों में लगाकर पर्यावरण संरक्षण में स्वास्थ्य लाभ हो सकता है। तो गिलोय या और एक दूसरी चीज आती है ना गिलोय के साथ, एलोवेरा, क्या होता है, एलोवेरा, एलोवेरा, वो भी लगा सकते हैं। तो रामबाण है आजकल, हर रामदेव जी हर लेक्चर में अपने इन 2 पौधों के नाम तो लेते लेते। बाकी तुलसी तो जग जाहिर है, तुलसी तो हमारी माँ है। तो आज के कार्यक्रम में दर्शकों इतना ही, आप सब हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत जैसे 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 सतीश सालुखे जी का प्रोग्राम था, या रावत जी का प्रोग्राम था, या पन्नूनी जी का प्रोग्राम था, या बिश्री का प्रोग्राम था, या हरीश जोशी का प्रोग्राम था, विनय जी का, मतलब जो जो आए ना, ये 1 घंटा एक तो पूरा नहीं हो रहा। या तो हम इसको करते हैं 6:30 से 8। आप एक प्रोग्राम को चेंज करने वाले थे, वो कुछ सजेशन भी आए थे, मैंने 6 से बोला था, लेकिन आपने कहा 6:30 से सोचेंगे, उसको भी सोचिएगा थोड़ा सा। लेकिन बहुत अच्छा रहा है, बहुत ही सुन के, मतलब रावत कल्याण जी, रावत जी का तो बस आभार आभार आभार, बहुत सुंदर। जी जी जी, आपका भी बहुत बहुत आभार सर। आप लगातार रहते हैं तो हम सबका उत्साह बढ़ता है, आपके अनुभव से हम बीच बीच में लाभ लेते हैं। बहुत बढ़िया टिप्पणी आपकी होती है और बहुत बढ़िया प्रश्न भी आप बीच में करते हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी का भी धन्यवाद। जो कल शाम 7 बजे मिलेंगे सर, ठीक है, कल शाम 7 बजे मिलेंगे। संगीत के हमारे सबसे युवा, सबसे ऊर्जावान साथी हमारे साथ होंगे। कहीं मत जाइएगा, शाम 7 बजे हमसे जुड़िएगा। तब तक के लिए नमस्कार। क्या नाम का है? श्री राम लोहनी। राम लोहनी जी, ठीक है जी, आप मिल चुके हैं उनसे, आप मिल चुके हैं उनसे। तो कल कड़प्पा आंध्र प्रदेश से राम लोहनी जी हमारे साथ रहेंगे अपने गिटार के साथ। गिटार के साथ, वाह, संगीत आएगा। चलिए, अच्छी बात। ओके, जितने दर्शक हैं